अध्याय 1401 भाग्य की दीवार। उस संरचना के अंतिम भाग में कोई चित्र या चित्रण नहीं था। उसकी जगह सिर्फ पाठ था, और वह भी बहुत सारा। हान सेन को पहले लगा कि शायद ये लाइफ डोर का दूसरा भाग होगा, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि ऐसा नहीं था। यह एक सरल, मार्मिक पाठ था जो नियति से जुड़ा था। उन दोनों ने वहां लिखी बातें पढ़ीं, लेकिन उससे कोई रहस्य उजागर नहीं हुआ। पढ़ने के बाद कुछ भी नहीं हुआ। बूढ़े कियू और जू यानमेंग दौड़कर उनके पास पहुंचे, क्योंकि उनके जाने के बाद से ही वे चिंता से व्याकुल थे। ये पाठ भाग्य और एक तरह के चक्र की बात करता है। शायद ये किसी तरह आश्रय के जीनो कोड से जुड़ा है, मिस्टर ली ने कहा। एक लंबी आह भरते हुए हान सेन ने निराशा से अपना सिर झुका लिया। फिर वे मुख्य समूह में लौट आए और अपने अभियान पर आगे बढ़े। मीनार की तलहटी के पास हुई घटनाओं के बाद समूह की सतर्कता अभी भी लाल अलर्ट पर थी। किसी ने भी बोलने की हिम्मत नहीं की, इस डर से कि कहीं ऐसा न हो कि कोई दुष्ट शक्ति उन पर टूट पड़े। आखिरकार वे अपने सामने एक बहुत ऊंची दीवार के पास पहुंचे, जिसके पीछे एक घुमावदार भूलभुलैया थी। ये दीवार इतनी ऊंची थी कि इसका शीर्ष कहीं बादलों में धंसा हुआ था, जिससे इसकी सही ऊंचाई का अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था। दीवार में 3 प्रवेश द्वार थे जिनका वे उपयोग कर सकते थे। उन्होंने उस रास्ते से प्रवेश करने का निर्णय लिया जिससे पिछला समूह सफलतापूर्वक गुजर चुका था, जो कि बीच का रास्ता था। आखिरकार 3 लोग इसी रास्ते से वापस आ गए थे, भले ही वे मौत के कगार पर थे। उनका मानना था कि यही उनके लिए सबसे अच्छा उपाय होगा। मिस्टर ली ने एक नक्शा निकाला और सभी को प्रवेश द्वार के अंदर ले गए। कुछ ही देर बाद उन्हें जमीन पर एक लाश पड़ी मिली। हैरानी की बात यह थी कि बेतरतीब ढंग से पड़ी होने के बावजूद उस पर कोई जख्म या चोट के निशान नहीं थे। क्या यह आदमी आउटर स्काई शेल्टर से है? जोंग सानक्सियाओ ने पूछा। हाँ, जू यानमेंग ने उत्तर दिया। उसकी मृत्यु कैसे हुई? वांग झाओ ने पूछा। उन्होंने मान लिया कि मीनार के पास उनके अपने हमवतन की तरह ही उसकी भी मौत हुई होगी, लेकिन उन्हें दीवारों पर कोई नक्काशी या कोई पाठ नहीं मिला। ये तो और भी अजीब मौत थी। बाहर निकलने वाले 3 लोगों ने हमें बताया था कि अगर आप गलत रास्ते से निकलेंगे तो आप पर एक अजीब सी शक्ति का हमला होगा। फिर भी हमने सही रास्ता चुना है। हाँ, शव की मौजूदगी परेशान करने वाली है, लेकिन चिंता न करें, हम वहीं हैं जहां हमें होना चाहिए, मिस्टर ली ने समूह को समझाया। हो सकता है उसने कोई जाल बिछाया हो और मारा गया हो। अजीब हत्या बल हो या ना हो, हमें फिर भी सावधानी बरतनी चाहिए, जू यानमेंग ने कहा। उन्होंने नक्शे का अनुसरण किया और कुछ ही देर में वे उस निकास मार्ग पर पहुंच गए जो चर्मपत्र पर उन्हें सही सही बताया गया था। मिस्टर ली उन्हें आगे से ले जा रहे थे और जैसे ही वे अंत तक पहुंचे, अचानक जमीन से कुछ उभर आया। यह क्या है? किसी ने भी हमारे आने जाने पर रोक लगाने वाली दीवार के बारे में कुछ नहीं कहा, मिस्टर ली ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। ऐसा लग रहा है जैसे दीवार पर कुछ लिखा है, बूढ़े कियू ने कहा। दीवार पर 2 पंक्तियां लिखी थीं। पहली पंक्ति में 4 शब्द थे और लिखा था भाग्य की दीवार। दूसरी पंक्ति में लिखा था भाग्य भाग्यशाली लोगों के लिए रास्ता दिखाता है, सिर्फ किस्मत वाले ही बच पाते हैं। इसका क्या मतलब है? वांग झाओ ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्या मतलब है। शायद इसका मतलब कुछ और है, मिस्टर ली ने कहा। हालांकि कोई और स्पष्टीकरण नहीं दे सका, और कोई भी उस आश्रय में मौजूद किसी भी पाठ के अर्थ पर विचार करने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। इसलिए उन्होंने वापस जाने और एक और रास्ता अपनाने की योजना बनाई। चलते चलते उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि वे रास्ता भटक गए हैं। वे जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते पर वापस जाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, और नक्शा भी कोई ठोस रास्ता नहीं दिखा रहा था। मिस्टर ली, आपके पास नक्शा है, आप वापस कैसे नहीं जा सकते? वांग झाओ ने कहा। जू यानमेंग ने पूछा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जोंग सानशियाओ ने कहा, तुम क्या कहना चाह रहे हो? क्या ये कोई बकवास कर रहा है? तुम्हारे प्यारे मिस्टर ली के पास नक्शा है, फिर भी इस मूर्ख ने हमें गुमराह कर दिया है। आखिर किसने वोट दिया कि ये आदमी हमारा नेता बने? और तुम्हारी आंखें और आधा दिमाग तो है ना? रास्ता बदल गया है, हम इस तरफ से नहीं आए थे। शायद अब हम नक्शे का भी पालन नहीं कर पाएंगे, बूढ़े कियू ने कहा। हम इस तरफ से नहीं आए। हम इस तरफ से इसलिए नहीं आए क्योंकि जाहिर है कि वह नक्शा नहीं पढ़ सकता। वह बूढ़ा आदमी अंधा और आधा बूढ़ा है, और उसकी वजह से हम अब खो गए हैं, जोंग सानशियाओ ने कहा। मिस्टर ली आखिरकार बोले। उन्होंने नक्शे से अपना सिर फेर लिया और पलट कर बोले, नक्शे में कोई खराबी नहीं है, न ही इसे पढ़ने में मेरी क्षमता में। यही जगह है, ये हमें गुमराह करने के लिए इधर उधर मुड़ती रहती है। यहाँ एक अजीब सा जादू काम कर रहा है, सतर्क रहो। नक्शा अब सचमुच बेकार था। उस पर अंकित कोई भी चीज़ उस रास्ते से मेल नहीं खा रही थी जिस पर वे अब चल रहे थे। फिर भी कुछ भी खतरनाक नहीं हुआ। वे पूरे आधे घंटे तक चलते रहे, तभी जोंग सानशियाओ को अचानक चिल्लाने की इच्छा हुई, मादरचौद, हम यहाँ वापस क्यों आए हैं?
सबने उसकी तरफ देखा और फिर समझ गए कि वह क्या कहना चाह रहा था। वहाँ एक दीवार थी जिस पर लिखा था, भाग्य की दीवार। ऐसा लगता है कि हमें किसी तरह इस दीवार को पार करना होगा, मिस्टर ली ने कहा। ये जगह पूरी तरह से शापित है। खेल खत्म, यार, खेल खत्म। झोंक सानक्सियाओ ने फर्श पर थूक दिया और उन सभी के दिमाग पर हावी हो रही चिंता के कारण अपना संयम खोने लगा। चलो 1 मिनट के लिए ब्रेक लेते हैं, हमें कुछ बातें समझनी हैं। मिस्टर ली ने सबको थोड़ा आराम करने का इशारा किया। फिर सब लोग बैठ गए और कुछ कुछ खाने के लिए ले आए। हान सेन ने दीवार का अध्ययन करते समय खाने के लिए एक पवित्र रक्त फल निकाला। जब वह समाप्त हुआ तो एक घोषणा हुई, 9 आकाश फल का सेवन, पवित्र जीनो पॉइंट जोड़ 1। हान सेन अपने साथ 50 फल ले आया जो उसे यू शुवान ने आश्रय के अंदर दिए थे और उन्हें अपने भोजन के रूप में साथ लाया। उनमें से केवल एक फल से ही आदमी का पेट कई दिनों तक भरा रह सकता था, इसलिए यदि वे किसी कारणवश आश्रय के अंदर फंस भी गए तो हान सेन काफ़ी समय तक जीवित रह सकेगा। हान सेन ने द वॉल ऑफ डेस्टिनी को देखते हुए एक टुकड़ा चबाया, फिर उसकी भौहें तन गईं। उसे याद आया कि उस डरावने भित्ति चित्र के एक हिस्से में भाग्य, नियति और चक्र के बारे में कुछ लिखा था। उस पाठ के अनुसार ये निर्धारित करना कठिन नहीं था कि कोई व्यक्ति भाग्यशाली है या नहीं। क्या इस दीवार को पार करने वाला रास्ता खोजने के लिए तुम्हें किस्मत की ज़रूरत है? हान सेन ने मन ही मन सोचा। ब्रेक खत्म होने के बाद वांग झाओ ने सुझाव दिया कि उन्हें हाथ में नक्शा लेकर नेतृत्व संभालना चाहिए। कोई बड़ी आपत्ति नहीं थी और मिस्टर ली ने सोचा कि उनके लिए यही बेहतर होगा कि वे खुद देख लें कि अब नक्शा किसी काम का नहीं है। और ठीक यही हुआ। कुछ ही देर में वांग झाओ के निरर्थक मार्गदर्शन ने उन्हें ठीक वहीं पहुंचा दिया जहां से उन्होंने शुरुआत की थी, भाग्य की दीवार। उसके बाद उन्होंने ऐसा कई बार किया और उन्हें कोई खतरा नहीं हुआ। बस एक चीज़ जो उन्हें डराती थी वह थी निराशा, क्योंकि वे चाहे जिस रास्ते पर चलें हमेशा भाग्य की दीवार पर ही पहुंचते। वे स्पष्टतः वहां फंस गए थे और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था सिवाय उड़ान के। हालांकि उन्होंने उड़ने की हिम्मत नहीं की। ये चुनौती से बचने का एक स्पष्ट तरीका लग रहा था और अगर वे इस तरह से स्पष्ट रूप से धोखा देने की कोशिश करते तो उन्हें सज़ा भी मिल सकती थी। लेकिन इसका मतलब था कि वे फंस गए थे और ऐसा लग रहा था जैसे उनके पास भागने के लिए ज़रूरी किस्मत नहीं थी। आखिरकार इस आश्रय में आने वाले ज़्यादातर लोग मजबूर थे। ये सब दुर्भाग्य और बदकिस्मती की वजह से हुआ था। यूजियू की मौत अभी भी उनके ऊपर मंडरा रही थी, जो उनके डर की आग को भड़का रही थी। जरा रुको, ये तो दीवार है, क्यों न हम इसे तोड़कर गिरा दें? जू यानमैंग ने कहा। लापरवाह मत बनो, ये रास्ता तो साफ लग सकता है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि इस मनहूस जगह के निर्माता ने यह नहीं सोचा होगा? तुम मरवा भी सकते हो। मिस्टर ली ने उसे रोका और फिर हान सेन से पूछा, छोटे हान, क्या तुम्हें याद है कि हम जिस भित्तिचित्र को देखने गए थे उस पर क्या लिखा था? हाँ, मुझे इसके कुछ अंश याद हैं, हान सेन ने उत्तर दिया। बाकी लोग ये सुनने के लिए पास झुक गए कि दोनों के बीच क्या बातचीत हो रही है, क्योंकि वे सभी उस समय अनुपस्थित थे जिस विषय पर अब चर्चा हो रही थी। मिस्टर ली ने दूसरों को संबोधित करने से पहले अपना गला साफ किया और कहा, भाग्य एक चक्र है जिसे तोड़ने के लिए भाग्य की ज़रूरत होती है। हम किसी तरह के चक्र में फंसे हुए लगते हैं, इसलिए अगर हमें भाग्य की ज़रूरत है तो हमारे लिए ये समझना मुश्किल नहीं होना चाहिए कि हम में से किसके पास सबसे ज़्यादा भाग्य है। रुको, क्या आप ये सुझाव दे रहे हैं कि हम अपने बीच से सबसे भाग्यशाली व्यक्ति को ढूंढें और उससे दीवार खुलवाएं? वांग झाओ ने पूछा। मिस्टर ली ने सिर हिलाया और कहा, हम किसी अन्य माध्यम से बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए फिलहाल यह एक अच्छा सुझाव है। झोंग सांशियाओ ने फिर टालते हुए पूछा, और हम कैसे पता लगाएं कि हम में से सबसे भाग्यशाली कौन है? सिक्का उछालें। पाठ में कहा गया था कि बहुत भाग्यशाली व्यक्ति वो चीज़ें हासिल कर सकता है जो आमतौर पर दूसरे नहीं कर पाते। ये कुछ लॉटरी जैसा है, मिस्टर ली ने समझाया। क्या तुमने इस विनाश की भूल भुलैया में किसी लॉटरी टिकट विक्रेता को देखा? झोंग सानक्सियाओ ने उपहास किया। नहीं, लेकिन हम ये काम स्वयं कर सकते हैं, मिस्टर ली ने कहा। ठीक है, हम चाहे कुछ भी करें हम यहीं फंसे रहेंगे, इसलिए हम ये कोशिश कर सकते हैं, जू यानमैंग ने कहा। अगर यही एकमात्र रास्ता है तो ज़रूर, वांग झाओ ने कहा। फिर उसने एक नोटबुक निकाली और उसके 8 पन्ने फाड़े। उसने एक पन्ने पर लक लिखा और कहा, जिस किसी को भी लक वाला पन्ना मिलेगा वह दरवाज़ा खोल सकता है। बाकी सब लोग चुन लें, मैं जो आखिरी होगा उसे चुनूंगा। इसके बाद वांग झाओ ने कागज़ के 8 मुड़े हुए टुकड़ों को एक थैले में रखा और उन्हें उलट पलट कर पूछा, पहले कौन जाना चाहता है? जो व्यक्ति पहले गया उसके सफल होने की संभावना सबसे कम थी, लेकिन फिर भी सभी को संदेह था कि यह तरीका काम करेगा। अगर कोई कोशिश नहीं करना चाहता तो मैं पहले जाऊंगा। बूढ़ा कियू बीच में गया और कागज़ का एक टुकड़ा उठा लिया। इस पर कोई शब्द नहीं थे, इसलिए अब संभावना घटकर 7 में से 1 रह गई थी। मैं दूसरे नंबर पर जाऊंगा, जियाओ लियू ने कहा।
मुड़े हुए कागज का एक पन्ना उठाते ही उसका चेहरा बदल गया। कागज पर भाग्य शब्द लिखा था। लियू लियू वांग झाओ का सबसे अच्छा दोस्त था। ये भाग्य है, मुझे यकीन है कि यह मुझे जीने देगा, जियो लियू ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। वांग झाओ ने कहा, बस जो भी करना है उसमें सावधानी बरतें। उसके लिए आगे बढ़ना नामुमकिन था, क्योंकि सबने उसे मुश्किलों को पार करते और जीत का पर्चा हासिल करते देखा था। वह सबसे भाग्यशाली लग रहा था और इसलिए आगे बढ़ने का रास्ता तलाशने के लिए सबसे अच्छा उम्मीदवार। पवित्र आश्रय वाले भी उसे जाने के लिए मजबूर करते और सबसे अच्छे दोस्त होने से इसमें कोई बदलाव नहीं आता। अगर जियाओ लियू नहीं जाता तो कोई और तो जाता ही, और उनकी किस्मत शायद उतनी अच्छी न होती। जियो लियू ने सिर हिलाया और अपना जीनोकोर निकाला, जो एक जैद तलवार थी। जियो लियू का शरीर एक सुरक्षा कवच से चमक रहा था जो दरवाजे की ओर जाते समय उसके साथ था। ऐसा मत करो, तुम मर जाओगे, हान सेन चिल्लाया। जियो लियू ने हान सेन की ओर देखा, ये सोचकर कि अचानक पुकारना एक अजीब बात थी। अगर वह नहीं जाता है तो क्या आप जाएंगे? जू यानमेंग ने पूछा। हान सेन ने ठंडे स्वर में कहा, उसने कागज उठाया है और अब वह अपनी जान जोखिम में डालने जा रहा है। तुम लोगों ने इसे उल्टा कर दिया है, इससे उसकी किस्मत बहुत खराब हो जाएगी। जियाओ लियू की भौहें आसमान छू गईं और उसे ठंडा पसीना आने लगा। ये तर्क बिल्कुल सही था। सब समझ रहे थे कि हान सेन कहाँ से आ रहा है, लेकिन किसी को तो दरवाज़ा खोलना ही था। यहाँ तक कि वे अच्छे और बुरे भाग्य में भी फर्क नहीं कर पा रहे थे। वैसे भी उनके पास कोई अन्य वैकल्पिक विचार या योजना नहीं थी जिस पर वे विचार विमर्श कर सकें और उसे क्रियान्वित कर सकें। आप कह रहे हैं कि जिसे भी वह कागज़ मिलता है वह बदकिस्मत है ना? क्योंकि उन्हें अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है, सही? जू यानमेंग ने पुष्टि करते हुए कहा। अब हर कोई इस राय का बनने लगा, लेकिन अगर जियो लियू ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने का वादा नहीं किया तो इसका मतलब था कि लॉटरी व्यर्थ थी। हान सेन ने कहा, अगर आप मुझसे एक बात का वादा कर सकें तो मैं जा सकता हूं। उसकी आवाज़ में एक खास कठोरता थी जिसे देखकर अभियान दल के बाकी लोग हैरान रह गए। वे सब उसकी तरफ देखने लगे, ये सोचकर कि सिर्फ कांसे के जीनों कोर वाला एक इंसान ऐसा क्यों कह सकता है। छोटे हान, ये कोई मजाक की बात नहीं है, मिस्टर ली ने कहा। तुम सही हो, लेकिन अगर तुम मुझसे एक बात का वादा कर सको तो मैं उसकी जगह ये कोशिश करूंगा। हान सेन ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए कुछ देर रुककर समझाया, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं भाग्यशाली हूँ। मैं हमेशा से भाग्यशाली रहा हूँ और मुझे विश्वास है कि मेरे पास वो सब है जो इसके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो फिर तुम क्या वादा करवाना चाहोगे? हम तुम्हारी बात मान सकते हैं, बशर्ते उसमें कोई बेतुकी बात न हो, वांग झाओ ने लड़के को एक मौका देते हुए कहा। वह किसी अन्य की जान जोखिम में डालना भी पसंद करेगा, यदि इससे उसका सबसे अच्छा दोस्त बच सकता है। हान सेन ने जवाब दिया, आश्रय स्थल ने तुम्हें यहाँ आने के लिए बहुत कुछ दिया होगा। अगर तुम सब मिलकर मुझे 60 पवित्र जीनो फल दे सको तो मैं यहाँ आ जाऊँगा। 60 कोई छोटी संख्या नहीं थी। अभियान दल में 7 अन्य लोग भी थे और प्रत्येक के पास लगभग 10 लोग थे। मेरे पास 16 फल यही हैं, मैं उन्हें तुम्हें दे दूंगा, जियाओ लियू ने तुरंत जवाब दिया, क्योंकि उसकी जान पर बनाई थी। फिर उसने फल पेश किया। बाकी लोगों में चर्चा छिड़ गई और वे सब सोच रहे थे कि क्या यह एक अच्छा सौदा है या नहीं। आखिरकार उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया और उन्होंने हान सेन को उसके पूरा होने पर देने के लिए 60 जीनो फल इकट्ठा कर लिए। छोटे हान, मुझे दोहराना होगा, यह कोई मजाक की बात नहीं है। दांव बहुत ऊंचा है, लेकिन हमेशा संभावना है कि हमें कोई दूसरा रास्ता मिल जाए, मिस्टर ली ने विनती की। वह हान सेन को पसंद करने लगा था और उसे उस युवक की सलामती की चिंता थी। हान सेन ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका इतना ध्यान रखना अच्छी बात है, मिस्टर ली। लेकिन मैं और किस्मत कई बार एक दूसरे के साथ खेल चुके हैं। किस्मत अक्सर मुझ पर मुस्कुराती है। हान सेन ने फल स्वीकार कर लिया और भाग्य की दीवार की ओर बढ़ गया, जो उनका द्वार और आगे बढ़ने का रास्ता था। उसके पास जीने के लिए सब कुछ था, यहाँ तक कि एक बच्चा भी। हान सेन तब तक सब कुछ दांव पर नहीं लगाने वाला था जब तक उसे पूरी तरह यकीन न हो कि वह सफल होगा। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि हान सेन खुद को बाकियों से ज़्यादा ताकतवर समझता था, या इसलिए नहीं कि उसकी किस्मत ज़्यादा अच्छी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके पास एक सिद्धांत था जिसे उसने गुप्त रखा था। हान सेन ने मीनार पर लिखे शब्दों को ध्यान से पढ़ा और उन पर गहराई से विचार किया। उसे याद आया कि वहाँ कोई स्पष्ट निर्देश नहीं था और न ही ये लिखा था कि दरवाजे से निपटने के लिए आपको सबसे भाग्यशाली होना होगा। भाग्य तो सभी का था, लेकिन सौभाग्य और दुर्भाग्य, ये सभी एक ही कुंड से निकले हुए थे। हान सेन पहले ही लाइफ डोर का पाठ पढ़ चुके थे और इससे उन्हें भित्तिचित्र पर लिखे शब्दों की गहरी समझ मिली। इससे उन्हें एक बात समझने में मदद मिली जो इस पूरे मुद्दे का सार थी। भाग्य का द्वार खोलने के लिए व्यक्ति को पहले से ही अपना जीवन द्वार खोलना होगा।
हान सेन ने पहले भी चुपके से जीवन द्वार का प्रयोग किया था और उसने महसूस किया कि उसका शरीर आध्यात्मिक रूप से भाग्य की दीवार से जुड़ गया है। उसने हान सेन को इशारा किया और उसे आगे आने के लिए कहा। इससे हान सेन का मन हल्का हो गया और बिना उसे खोले उसने सोचा कि कैसे वह दूसरों की सेवा में कुछ अतिरिक्त उपहार इकट्ठा कर सकता है। वह वास्तव में अपनी जान जोखिम में नहीं डाल रहा था। हान सेन का मानना था कि जो लोग पहले आश्रय में गए थे उन्होंने दीवार देखी भी नहीं थी, और हान सेन का मानना था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि पिछले अभियान में किसी के पास जीवन द्वार नहीं था। अगर दीवार दिखाई देती तो वे हमेशा के लिए वहीं फंस जाते। इससे कम से कम ये तो साबित हो गया कि यह आश्रय जानबूझकर सभी घुसपैठियों को यातना देने और मार डालने के लिए नहीं बनाया गया था, या कम से कम हान सेन को अब यही उम्मीद थी। लेकिन इससे हान सेन को यह भी लगने लगा कि दीवार हटते ही वे कहीं और पहुंच जाएंगे। शायद बाकी लोग जीवन द्वार के बिना अपने विनाश की ओर बढ़ चुके थे। हान सेन के साथ वे दूसरी टीम से ज्यादा प्रगति कर सकते थे। हान सेन अपनी टीम के लोगों से नफरत नहीं करता था और वह उनकी मदद करने से बेहतर था। बस उसे ऐसा करते हुए कुछ उपहार बटोरने में कोई दिक्कत नहीं दिख रही थी। जैसे जैसे वह नियति की दीवार के पास पहुंचता गया, दरवाजे से उसका जुड़ाव बढ़ता गया और उसकी विशालता बढ़ती गई। वह उसकी मूर्त आभा को महसूस कर सकता था और उसने हान सेन की उंगलियों में झुनझुनी पैदा कर दी। हान सेन ने अपने बुलवार अम्ब्रेला को बुलाया जैसे ही वह उसके पास पहुंचा। डोंगक्सुआन सूत्र ने उससे यह नहीं बताया कि आगे कोई खतरा है, लेकिन फिर भी उसने खतरे की आशंका होने पर उसे बुला लिया। सभी लोग हान सेन को देख रहे थे और उनका ध्यान विशेष रूप से उसके बाएं हाथ की ओर था, जिससे वह भाग्य की दीवार को धक्का दे रहा था। उसका हाथ जेडस्किन की शक्ति से भरा हुआ था और जब वह दीवार के संपर्क में आया तो अचानक उसके अंदर बिजली दौड़ गई। हान सेन ने जल्दी से अपना हाथ खींच लिया और अपनी छतरी के पीछे छिप गया। सभी ने सुरक्षा के लिए अपने जीनो कोर को बुलाया, यह उम्मीद करते हुए कि कोई लड़ाई या किसी प्रकार की शुरुआत हो गई है। धमाका! भाग्य की दीवार से एक गहरी आवाज निकली, मानो धरती के नीचे कुछ खुल गया हो, और फिर वह डूबने लगी, उसी जमीन में धंसने लगी जहां से वह निकली थी। वहां किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि यह प्रक्रिया इतनी आसान होगी। उन्हें थोड़ा बहुत अंदाजा था कि हान सेन उन सबने जो फल दिए थे उनका आनंद लेने के लिए जिंदा नहीं होगा। भाई हान, आप सचमुच बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हैं, जियो लियू ने उसकी सफलता देखकर घोषणा की। बाकी सब हान सेन को अलग नज़रों से देख रहे थे। सबसे ज्यादा वे ये देखकर हैरान थे कि उनकी टीम में वही सबसे कमज़ोर था, फिर भी उसने आश्रय में उनकी अब तक की सबसे बड़ी समस्या सुलझा दी थी। हालांकि उनमें से कुछ को ये संदेह था कि पूरी दीवार की बाधा एक धोखा थी, और उसके पास पहुंचने, उसे छूने और उसे खोलने के लिए किस्मत की नहीं बल्कि हिम्मत की ज़रूरत थी। हाँ, ये सब भाग्य था, हान सेन ने कहा जैसे ही वह उस भूलभुलैया से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ा। हान सेन उन्हें यह नहीं बताने वाला था कि वह दीवार क्यों हटा पाया। हालांकि दरवाजे से उसे जो बिजली का झटका लगा था उसका असर लंबे समय तक रहा। उसे चोट तो नहीं लगी, लेकिन उसे लगा कि उसने उसके जीवन द्वार को कुछ हद तक बदल दिया है। हान सेन ने उसके शरीर की जांच की और उसने पुष्टि की कि कोई स्थायी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी यह एक अजीब सी अनुभूति थी। सभी लोग हान सेन के पीछे पीछे बाहर की ओर चल पड़े, जो किसी तरह एक चमकदार सफ़ेद रोशनी से ढक गया था। कोई अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा था कि उनका क्या इंतज़ार है। हान सेन को इसकी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि वह पहले भी ऐसी ही परिस्थितियों से गुजर चुका था। उसके कदम रुके नहीं और वह आगे बढ़ता गया। जब उसने सफ़ेद पर्दे को तोड़ा तो उसकी आंखें खुल गईं और उसे पता चल गया कि उसके आगे क्या है। लेकिन जो कुछ उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। उसने तुरंत पीछे हटने की इच्छा की, लेकिन एक अदृश्य बाधा ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। टीम अब हान सेन को नहीं देख पा रही थी, लेकिन ये सोचकर कि रास्ता सुरक्षित है, वे उसके पीछे चल पड़े। सभी ने हान सेन के प्रति एक जैसी प्रतिक्रिया व्यक्त की। जैसे ही उन्होंने देखा कि आगे क्या है, वे सभी भाग जाना चाहते थे। वे अपने पीछे अदृश्य अवरोध से मुंह के बल टकराए। भागने की उनकी तेज कोशिश के कारण कई लोगों के चेहरों से खून भी बहने लगा। जब वे सफ़ेद पर्दे को भेदते हुए आगे बढ़े तो उन्हें कई खूंखार भेड़िए नजर आए जो उन्हें गंदी हरी आंखों से घूर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो भेड़िए उनके आने का इंतजार कर रहे थे। वापस जाने में असमर्थ होने के कारण ये स्पष्ट था कि उनके पास भेड़ियों से भिड़ने और अपने जीवन के लिए लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हान सेन अपने साथियों की चिल्लाहट के बीच चुप रहा और उसने बस बल्कवार अम्ब्रेला पर अपनी पकड़ बनाए रखी और उसे अपनी ओर झपटने वाले भेड़ियों से बचाने के लिए उठाया। भेड़िए किसी उन्मादी सांड से भी ज्यादा क्रूरता और भयावहता के साथ हमला कर रहे थे। उनके नुकीले दांत और नाखून ब्लेड जैसे थे, जो पहले शिकार पर झपटने के लिए बेताब थे। हान सेन ने छाता थाम लिया ताकि उस पहले भेड़िए के हमले को रोक सके जो उस पर टूट पड़ा था। भेड़िए की ताकत और बल के कारण वह काफी पीछे लड़खड़ा गया, फिर वह संभला। सौभाग्य से छाता हमेशा की तरह मजबूत था।
वह मजबूत बना रहा और टूटा नहीं। लेकिन क्रू को साफ पता था कि भेड़ियों का झुंड उनसे कहीं बेहतर था। वे चाहे जितना भी अपनी जगह पर डटे रहकर भेड़ियों से लड़ना चाहते थे, उन्हें पता था कि यह एक बेकार लड़ाई होगी। हान सेन ने भी इसे सच माना। रक्षात्मक मुद्रा में उसने अपने डोंगशुआन आभामंडल का इस्तेमाल अपने आसपास के माहौल को भांपने और किसी भी ऐसे रास्ते या मार्ग की पहचान करने के लिए किया जो उसे भागने में मदद कर सके। फिर वह भेड़ियों के झुंड की ओर दौड़ पड़ा। अपनी डोंगक्सुआन चालों से वह हर हमले से बचता रहा जब तक कि वह झुंड से अलग होकर बाईं ओर के खुले मैदान में छिप नहीं गया। वह एक चौक की ओर दौड़ रहा था जहां कई मूर्तियां रखी थीं। बाकी सभी भेड़ियों से भिड़ गए और उनमें से ज्यादातर को हान सेन से दूर कर दिया, जिससे वह आसानी से वहां पहुंच गया। जब हान सेन मूर्तियों के जंगल में दाखिल हुआ तो उसने छिपकर जितना हो सके उतने फल चबाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे उसके पवित्र जीनो पॉइंट बढ़ने लगे और उसने पाचन क्रिया तेज करने के लिए अपने धड़ की मांसपेशियों को कस लिया। उन्हें भरपेट खाने के बाद उसके पवित्र जीनो पॉइंट्स की संख्या में काफ़ी इजाफा हो गया। ऐसी हालत में उसे भेड़ियों से लड़ने में ज़्यादा आराम मिलेगा। हान सेन को जो पता चला, उसके पीछे खड़े इंसानों के समूह में से एक व्यक्ति गायब था जो अभी भी भेड़ियों से लड़ रहा था। वह व्यक्ति मिस्टर ली थे और हान सेन चाहे उन्हें ढूंढना चाहे, पर हान सेन की अपनी समस्याएं थीं। खून के पीछे भागते कोयोटों की तरह भेड़ियों ने उन्हें सूंघ लिया था और अगर वह अपनी सुरक्षा के लिए आगे नहीं बढ़े तो वे कुत्तों का भोजन बन जाएंगे। हालांकि उनके तिड़कते हुए पंजे से बचकर भागने के बाद हान सेन को उनके पीछा करने के तरीके में कुछ अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा नहीं था कि वे घुसपैठिए को ढूंढकर मार डालना चाहते थे, बल्कि ऐसा था जैसे वे उसे किसी खास दिशा में धकेल रहे थे। हान सेन बिना परवाह किए दौड़ता रहा और अंततः वह एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां कुछ भी उल्लेखनीय नहीं था। ये जाहिर है बुरा था। यह एक ऐसा चौक था जहां कुछ भी नहीं था, जिससे उसके छिपने की संभावना ही खत्म हो गई थी। कम से कम पिछले चौक की सजावट वाली मूर्तियों के बीच वह झुक सकता था और छिपकर अपने दुश्मनों का पीछा करना मुश्किल बना सकता था। यहाँ वह नुकसान में था। लेकिन ढेर सारे जीनो फल चट कर जाने के बाद हान सेन ने दर्जनों पवित्र जीनो पॉइंट कमा लिए थे। अगर ज़रूरत पड़ी तो अब वह और भी जोर से धक्का देगा। उसने अपने बाएं दाएं देखा और पाया कि और भी भेड़िए आ रहे हैं जो उस पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वह मुड़कर मूर्तियों की आड़ में या अपने पीछे छूटे साथियों के पास लौटना चाहता तो अब उसके पास ऐसा करने का कोई मौका नहीं होता। लड़ाई के लिए खुद को तैयार करते हुए हान सेन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। लेकिन जब उसने आंखें फिर से खोलीं तो उसने देखा कि भेड़िए जा चुके थे। उन्होंने उसका पीछा करना छोड़ दिया था और पीछे हट गए थे, लेकिन इसकी वजह क्या थी ये वह समझ नहीं पाया। वह अपने पिछले पीछा करने वालों की तरफ देखने के लिए मुड़ा और देखा कि वे वहां खड़े हैं और अपने नुकीले दांतों को पूरी तरह से दिखाते हुए उस पर गुर्रा रहे हैं। ऐसा लग रहा था मानो अब उन्हें किसी अदृश्य अवरोध ने रोक दिया हो। वे सचमुच मेरा पीछा कर रहे थे, लेकिन किस उद्देश्य से, मुझे आश्चर्य है। हान सेन ने अपने आसपास का माहौल देखते हुए सोचा। वह एक ऐसे बगीचे में पहुंच गया था जो अजीबोगरीब वनस्पतियों से भरा था। वहां उगने वाली चीजें अद्भुत थीं और हान सेन को पहली बार इसका एहसास तब हुआ जब उसने पेड़ों से लटकते गाजर के गुच्छों को देखा। अजीब बात यह थी कि वे मानव मस्तिष्क पदार्थ से बने लग रहे थे जिन पर थोड़ी हरियाली थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे इसे आश्चर्य से देखना चाहिए या घृणा से। हान सेन इस रुगण आनंद से भरे बगीचे में घूमता रहा। खून और भयानक हिंसा ही सजावट का मुख्य विषय लग रहा था, क्योंकि वहां कई आंत के आकार के पौधे और फूल खून से लथपथ थे। वे सब बहुत अजीब थे और उन्हें देखकर हान सेन की रूह कांप उठी। वह इस जगह पर बेहद असहज था, जैसा कि कोई भी समझदार इंसान होता। लेकिन अजीब बात यह थी कि हान सेन वहां उगने वाली हर चीज की जीवन शक्ति को महसूस कर सकता था और उसने देखा कि वहां कुछ भी असाधारण नहीं था। उसे वे साधारण पौधे लग रहे थे, हालांकि उसने पहले कभी इतनी विशाल वनस्पति नहीं देखी थी। भेड़िए अभी भी हान सेन को बगीचे में कदम रखते हुए देख रहे थे, इसलिए उसके वापस उसी रास्ते से लौटने की कोई संभावना नहीं थी जिस रास्ते से वह आया था। लेकिन आगे कोई खतरा न भांपते हुए वह उस भयावह जगह के गहरे कोनों में आगे बढ़ने से ज्यादा नहीं हिचकिचाया। हालांकि धुंध घनी होती जा रही थी और इससे दूर का बहुत कुछ अस्पष्ट हो गया था। हालांकि आसपास क्या है ये देखने के लिए पर्याप्त दृश्यता थी और वह देख सकता था कि जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया पौधे और भी भयानक और घिनौने होते गए। आखिरकार वह एक पेड़ के पास पहुंचा जिसकी शाखाओं से एक आदमी लटका हुआ था। उसकी बाँह चाहे कितनी भी अजीब क्यों न हो, पर गिरे हुए लट्ठे की तरह मशरूम लगे हुए कई बाल उग रहे थे। लेकिन पेड़ का आकार तो यही था। उसकी सड़ी हुई छत से कोई इंसानी शरीर नहीं लटक रहा था, पेड़ का आकार तो बस ऐसा ही था। हान सेन की रूह कांप उठी, मानो वह लाशों को खाने वाले कीड़ों के समूह का स्वागत कर रहा हो। आखिरकार उसे लग रहा था कि वे आम पौधे हैं। वे इतने अजीब थे, पर उन्हें ऐसा नहीं होना चाहिए था। अजीब बात है, वे इतने डरावने और जंगली क्यों हैं, फिर भी इतने
कमज़ोर और साधारण क्यों? हान सेन ने मन ही मन सोचा। तभी हान सेन को पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा कि हेजी कहीं से उसकी ओर आ रहा है। हेजी की हालत ठीक लग रही थी। वह थोड़ा थका हुआ लग रहा था, लेकिन बस इतना ही। उसे कोई चोट नहीं लगी थी। हेजी, बाकी सब कहाँ हैं? हान सेन ने पूछा। हेजी ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता। मैं अकेले ही भागा था। तुम टीम में पहले हो जिसे मैंने कुछ देर में देखा है। हान सेन को लगा कि वह थोड़ा अजीब बोल रहा है। उसकी बात में एक ही शब्द का लहजा था, इसलिए वह कुछ कदम पीछे हट गया। हेजी ने आगे बढ़कर कहा, मुझे अपने सारे जीनों फल दे दो और मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। और तुम मुझे कैसे सुरक्षित रख सकते हो? हान सेन को एहसास हुआ कि हेजी अभी भी वही है, लेकिन वह अपने पास मौजूद धन के लिए हान सेन के पास आया था। हेजी ने एक काले धातु के भेड़िए को बुलाया और उस पर लगे निशानों से पता चला कि यह एक सोने का जीनोकोर था। हान सेन को इस बात की जरा भी चिंता नहीं थी कि कोई उसका जीनोफल चुराने आ सकता है। मिस्टर ली, ओल्ड क्यू, शू यानमेंग, वांग झाओ और जोंग सांशियाओ के पास पहले से ही रत्न जीनोकोर थे और उन्हें उसके जीनोफल की ज़रूरत नहीं थी। हान सेन के पास जो पवित्र फल था, उसकी ज़रूरत सिर्फ हेजी को ही थी, इसलिए उसके लिए यह कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं था। और सच कहूँ तो हेजी इसी मौके का इंतज़ार कर रहा था। वह खुद भी थोड़ा अजनबी था और वैसे भी अभियान पर गए बाकियों से उसका कोई खास वास्ता नहीं था। अब जब उसने हान सेन को अकेला पा लिया था, तो अब हमला करने का समय आ गया था। हान सेन ने अपने धातु भेड़िया जीनोकोर को देखा और कहा, तुमने भागने के लिए इसका इस्तेमाल किया? हेजी ने कहा, हाँ, मेरे जीनोकोर का नाम डिट्टो है और यह अपनी इच्छानुसार किसी भी प्राणी का रूप धारण कर सकता है। आपके पास एक बहुत ही शानदार जीनोकोर है, लेकिन ये शर्म की बात है। हान सेन ने एक अतिरंजित आह भरी। शर्म की क्या बात है? जब हेजी ने ऐसा कहा तो भेड़िया धीरे धीरे हान सेन के पास आने लगा। उस जीनोकोर को सर्वोत्तम स्तर तक उन्नत करने से कुछ प्रभावशाली परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन ये शर्म की बात है कि आपका उत्थान यहीं समाप्त हो जाएगा, हान सेन ने कहा। उसकी धमकी स्पष्ट थी। मैं तुम्हारी लूट का माल लेने के बाद तुम्हें जिंदा छोड़ने वाला था, मैं इसे तुम्हें हमेशा के लिए चुप कराने की इजाज़त समझूंगा। जब हेजी ने यह कहा तो भेड़िया तुरंत अपना मुंह खोले हुए हान सेन की ओर कूद पड़ा। हान सेन ने जवाब में अपने गोल्ड ड्रैगन लॉक का इस्तेमाल किया और तुरंत हवा में उड़ रहे भेड़िए को बांध दिया। भेड़िया जल्दी से बंधा हुआ था और पत्थर की तरह जमीन पर गिर पड़ा। उसने छूटने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसे साफ तौर पर परेशानी हो रही थी। आपके पास सोने का जीनोकोर है? हेजी का चेहरा तुरंत खराब हो गया। हाँ, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है, हान सेन ने कहा। हाँ, तुम सही कह रहे हो, ऐसा नहीं है। हेजी ने अचानक आए डर को दबा दिया और उसने एक बैंगनी तलवार बुलाई। ये 3 फुट लंबा था और इसके ब्लेड की पूरी लंबाई पर कई अजीबोगरीब लेख अंकित थे। हेजी ने अपनी तलवार लहराई, जिससे तलवार पर बने अक्षरों के आकार की प्रकाश किरणें हान सेन की ओर कई लेजरों की तरह निकलीं। हान सेन ने प्लाज्मा राउंड की बौछार रोकने के लिए अपना बुलवार अम्ब्रेला खोला। सारी लाइटें अम्ब्रेला के सुरक्षा कवच से टकराकर फट गईं। हान सेन ने बहुत सारे पवित्र जीनों फल खा लिए थे, इसलिए सोने के जीनोकोर अब आधे से भी ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे थे। आपने इतने सारे सोने के जीनोकोर कैसे प्राप्त किए? हेजी ने सोचा कि छाता भी एक सोने का जीनोकोर था। वह सिर्फ कांसे का था, लेकिन इससे उसकी क्षमता का पता चलता था। हान सेन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, उसने बस अपना क्रिस्टल कोर बुलाया और बेखबर डाकू पर अंडा फेंक दिया। तुम अब तक झूठ बोल रहे थे। तुम झूठे हो, बहुत बड़े झूठे। तुम सोने के जीनोकोर वाले अर्धदेव हो। हेजी अपनी गलती से क्रोधित हो गया और उसने अपनी तलवार उस अंडे की ओर घुमाई जो उसकी ओर बढ़ रहा था। क्रिस्टल अंडा अपनी ओर आने वाले प्रत्येक प्लाज्मा गोल को चकमा देने में सक्षम था, जिससे हेजी को अपनी तलवार सीधे उस पर घुमाने के लिए प्रेरित होना पड़ा। वेदना। तलवार ने अंडे को जमीन पर पटक दिया, लेकिन वह और भी तेज गति से जमीन से टकराया। उसने गोली की तरह तेजी और ताकत से उसके शरीर पर वार किया। वह बच नहीं पाया था और जब वह बिजली की तरह उसके पैर से टकराया तो वह वापस हान सेन की ओर उछल गया। हान सेन अंडा चलाने में बहुत निपुण हो गया था और जब अंडा वापस लौटाया गया तो हान सेन फिर से छाता चलाने लगा। फिर वह हेजी की ओर आगे बढ़ने लगा। अंडे से टकराने के बाद भी कुछ न होते हुए भी हेजी का आत्मविश्वास बरकरार था। वह आगे बढ़ा और हान सेन पर और ज्यादा प्लाज्मा राउंड्स दागने लगा। हालांकि हल्की गोलियां छतरी पर चिंगारी के रूप में फट गईं और वह अभी भी अपने प्रतिद्वंद्वी को नुकसान पहुंचाने में असमर्थ रहा, जिसके बारे में उसने सोचा था कि वह उसे आसानी से हरा देगा। हेजी ने दांत पीसते हुए हमला जारी रखा, लेकिन इस बार हान सेन ने अपनी छतरी का इस्तेमाल भी नहीं किया। वह बस वहीं खड़ा रहा और अपने दुश्मन को अपनी पूरी कोशिश करने दी। हेजी ने अपनी तलवार सीधे हान सेन के शरीर पर मारी, लेकिन परिणाम देखकर वह दंग रह गया। तलवार से कोई असर नहीं हुआ, बल्कि तलवार रबर की तरह मुड़ने लगी।
वह अविश्वास से अपनी तलवार को घूरता रहा, समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हुआ होगा। फिर हेजी ने हान सेन पर मुक्का मारा, और फिर हान सेन ने कोई कदम नहीं उठाया। वह वहीं खड़ा रहा और हेजी को अपनी बुरी से बुरी हालत करने दी। लेकिन जैसे ही हेजी की मुट्ठी हान सेन की त्वचा से टकराए, उसके शरीर में ठंडक दौड़ गई और उसके माथे से ठंडा पसीना बहने लगा। उसने देखा कि उसकी मुट्ठी हान सेन पर ऐसे मुड़ी हुई थी मानो वह स्पंज से बना हो। तभी किसी डरावने भूत की तरह हान सेन ने अपने कभी घमंडी प्रतिद्वंदी की ओर हाथ बढ़ाया। हान सेन बहुत करीब था और एक निरर्थक प्रतिक्रिया के साथ हेजी ने हान सेन का हाथ हटाने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया। लेकिन हान सेन ने बस उस आदमी की बाहें पकड़ लीं और हेजी की बंद मुट्ठी पर हाथ फेरा। हान सेन ने उसे पकड़ लिया और छोड़ा ही नहीं, मानो वो हेजी की आत्मा को चूस रहा हो। शाह हेजी के शरीर पर एक ही वार किया गया और फिर वह बिखर गया और उस मनहूस बगीचे के लिए खाद में बदल गया। ऐसा होते ही जीनोकोर भी नष्ट हो गया। हालांकि उसके हाथ में जो तलवार थी वह एक भारी गड़गड़ाहट के साथ जमीन पर गिर पड़ी। हान सेन तेजी से उसे उठाने के लिए आगे बढ़ा। वह एक सोने का जीनोकोर था और हान सेन को अपने सींग के बदले एक और सींग की जरूरत थी। उसने उसे जल्दी से अपनी आत्मा के सागर में रखकर अपनी जेब में रख लिया। जैसे ही हान सेन मुड़कर जाने वाला था, उसने और आवाजें सुनी। जब हान सेन ने आगे देखने के लिए मुड़कर देखा तो एक मानव आकार का पेड़ उसकी ओर बढ़ रहा था। क्या ये चीज जीवित है? हान सेन ने सावधानी से पीछे हटते हुए खुद से पूछा। ये पेड़ उतना मजबूत नहीं था और अन्य सभी पौधों की तरह ये भी एक साधारण पौधे का भ्रम पैदा करता था। लेकिन यह जमीन पर धूल के उस ढेर के पास रुक गया जो कभी हेजी था। हान सेन को एहसास हुआ कि पेड़ उस आदमी की ओर आ रहा है जिसकी अनुक्रम संरचना उसने अभी अभी नष्ट की थी। पेड़ की जड़ें धूल के ढेर के ऊपर चली गईं और फिर वह सब धूल में समा गई। मानव सदृश पेड़ को धूल के ढेर को सोखने में ज्यादा समय नहीं लगा। उसकी पहले से नीरस और साधारण जीवन शक्ति उस व्यक्ति की तरह दिखने लगी जिसे हान सेन ने अभी अभी मारा था, हेजी। हान सेन को यकीन नहीं था कि क्या ये थकान थी जो उसकी आंखों के साथ धोखा कर रही थी, लेकिन वह कसम खा सकता था कि वह पेड़ को सिकुड़ते हुए हेजी का रूप लेते हुए देख रहा था। और ऐसा हुआ भी, लेकिन खुशकिस्मती से उसकी मानसिकता उस व्यक्ति जैसी नहीं थी जिसे हान सेन ने अभी अभी मारा था। अब वह हेजी जैसा दिख रहा था, लेकिन वह बिना हिले डुले वहीं खड़ा रहा जहां उसने उसके अवशेषों को सोख लिया था। हान सेन ने एक कदम पीछे हट लिया, बस एहतियात के तौर पर। वह किसी भी हालत में किसी ऐसी चीज का गुस्सा भड़काना या भड़काना नहीं चाहता था जो उसे जरूरी नहीं थी। थोड़ा पीछे हटने के बाद हान सेन ने सोचा कि अब उस चौक में मूर्तियों के जंगल में लौटने का सही समय है। आखिरकार बगीचे में उसे खदेड़ने वाले भेड़िए तितर बितर हो गए थे। बशर्ते वे वहां न रहें, हान सेन को वहां लौटने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हो सकता है कि वह अपने साथियों के पास भी पहुंच जाए। लेकिन जैसे ही हान सेन ने वापसी की यात्रा शुरू की, उसने अचानक देखा कि दिमागी गाजर अपने आश्रय देने वाले पेड़ों से उछलकर उसके सामने जमीन पर सीधे खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा बगीचा हान सेन को वापस नहीं देखना चाहता था, क्योंकि सारे पेड़ पौधे उसके चारों ओर सिमटने लगे थे। वापसी का रास्ता बंद हो गया था। इसलिए हान सेन ने उसी रास्ते पर आगे बढ़ने का फैसला किया जिस रास्ते पर वह पहले था। उसने बगीचे से ऊंची आवाज में कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे हिसाब से खेलूंगा। देखता हूं तुम मुझे कहां ले जाना चाहते हो। जैसे ही हान सेन उस बगीचे के रास्ते पर चले जहां वे पहले थे, बाकी वनस्पति निवासी भी अपनी प्रारंभिक स्थिति में लौट आए, मानो कुछ भी नहीं बदला हो। थोड़ी देर चलने के बाद बगीचा अप्रत्याशित रूप से सुहावना लगने लगा। दरअसल वह सुंदर दिखने लगा। फूल जल्द ही तितलियों जैसे दिखने लगे और पेड़ों पर खूबसूरत नक्काशी और लकड़ी के फर्नीचर जैसे तराशे गए। ये किसी परीक्षा जैसा लग रहा था। ये लगभग अवास्तविक लग रहा था। हान सेन जल्द ही एक झील के पास पहुंच गया। उसकी सतह शांत, कांच जैसी और गर्मियों के साफ आसमान जैसी नीली थी। झील के बीचों बीच एक पत्थर की पट्टिका थी। उसके सामने एक आदमी खड़ा था। ये व्यक्ति हान सेन से परिचित नहीं था और जैसे ही वह उसे बेहतर ढंग से देखने के लिए पास गया, उसने देखा कि वह आदमी चमचमाते सफ़ेद साफ कपड़े पहने हुए था। वह उस तरह का व्यक्ति नहीं था जिसकी आप ऐसे घिनौने आश्रय में उम्मीद करते हैं। मेरी बच्ची, तुम आखिरकार यहाँ आ गई, सफ़ेद कपड़ों वाले आदमी ने कहा। क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? हान सेन ने पूछा। जरूर मेरे बच्चे। वह आदमी हान सेन से बात कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान उस पत्थर की पट्टिका पर लगा हुआ था जो उसके सामने थी। हान सेन को यह अजीब लगा कि वह आदमी लगातार उसे मेरा बच्चा कह रहा था। तुम कौन हो? हान सेन ने भौहें चढ़ाकर पूछा। हान सेन जानता था कि यह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसकी आवाज़ उसने पहले सुनी हो और न ही यह कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे उसने पहले देखा हो। मैं भी यही पूछ सकता था, लेकिन यहाँ सिर्फ मेरे बच्चे ही आ सकते हैं, इसलिए मैं यही मान सकता हूँ कि आप वही हैं। सफ़ेद कपड़ों वाला आदमी बहुत सहज भाव से बोला।
वह ऐसे बोल रहा था मानो गहरी नींद से जागा हो और शांति और सुकून में हो। साफ साफ बोलो, दिन बहुत लंबा रहा है और मैं खेलने के मूड में नहीं हूँ। हान सेन ने सख्त आवाज में कहा, खास तौर पर इसलिए क्योंकि उसे मेरा बच्चा कहलाना उतना ही बर्दाश्त नहीं था जितना बॉस कहलाना। मैं एक छाया हूँ और मैंने काफी समय से आपके आगमन की प्रतीक्षा की है, सफेद कपड़े पहने आदमी ने कहा। मेरा आगमन? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? हान सेन को लगा कि वह आदमी बहुत अजीब है। यदि झील पर धुंध न होती तो हान सेन उस आदमी को देख पाते और स्पष्ट रूप से जान पाते कि वह कौन या क्या था। हाँ, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम यहाँ हो इसलिए तुम मेरी बच्ची हो, सफेद कपड़ों वाले आदमी ने कहा। हान सेन नाराज हो रहा था। वह आदमी काफी कुछ बोल रहा था पर असल में ज्यादा कुछ कह नहीं रहा था। हान सेन ने उस आदमी पर फेंकने की इच्छा से अपना क्रिस्टल अंडा बुलाया। उसे अपने बच्चे कहलाना बहुत खल चुका था, इसलिए उसे इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि वह आदमी उसे क्या समझता है। वह उसे चुप कराना चाहता था ताकि वह अभियान जारी रख सके। इससे पहले कि हान सेन उसे उछाल पाता, उस आदमी ने अचानक एक और बात कही जिससे उसका हाथ रुक गया। उसने कहा, यही एक चीज़ है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। वह आदमी उस टैबलेट में ऐसे घुस गया मानो वह कोई भूत हो और दीवार से होकर गुजर रहा हो। पत्थर की पट्टिका एक समय खाली थी, लेकिन अब उस पर कुछ अतिरिक्त शब्द लिखे हुए थे। परमेश्वर लौट आया है। हान सेन को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि अब पत्थर पर जीवन द्वार के शब्द दिखाई देने लगे हैं। फिर उसने पत्थर को थोड़ा और गौर से देखा और उसकी आंखों के सामने पत्थर पर जीवन द्वार का पूरा रूप दिखाई देने लगा। शब्द एक एक करके प्रकट हुए। हालांकि हान सेन बहुत खुश था और उसने जल्दी से लिखी हुई हर बात को याद करने की कोशिश की। ये सब पढ़ने के बाद उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनका रक्तनाड़ी सूत्र स्वयं ही चलने लगा है और एक नया जीनोकोर उत्पन्न कर रहा है। हान सेन को हमेशा से लगता था कि वो इससे एक जीनोकोर बना लेगा, लेकिन कुछ न कुछ उसे इस प्रक्रिया को पूरा करने से रोक रहा था। हमेशा कोई न कोई पेचा ही जाता था जिससे वो फंस जाता था। लेकिन अब इतनी प्राचीन झील पर अपने सामने लिखा हुआ जीवन द्वार देखकर उसकी प्रगति में जो भी बाधाएं थीं वे दूर हो गईं। रक्तनाड़ी सूत्र अब बिना किसी परेशानी के एक नया जीनोकोर बनाने में लग गया। ये जगह वाकई ब्लड लीजन से जुड़ी है। उस आदमी को जरूर यकीन होगा कि मैं ब्लड लीजन का हिस्सा हूँ, हान सेन ने मन ही मन सोचा, जैसे ही उसने पाठ पढ़ा और उसे याद करने की पूरी कोशिश की। जब पाठ पूरा प्रकाशित हो गया तो उनके रक्तनाड़ी सूत्र ने जोरदार गति पकड़ ली। एक बिल्कुल नए जीनोकोर के निर्माण की प्रक्रिया तेजी से चल रही थी। काला क्रिस्टल भी सक्रिय हो गया, जिससे मिश्रण में और अधिक काला द्रव आ गया। ये पहली बार था जब हान सेन को जीनोकोर बनते देखने का मौका मिला। इससे पहले वह हमेशा दबाव में रहता था और ऐसा करने में असमर्थ रहता था, और उसे ये देखकर हैरानी हुई कि बनने वाला पदार्थ कितना हद तक सुपरनोवा जैसा दिखता था। हान सेन को तब आश्चर्य हुआ जब उसकी नज़र तैयार जीनोकोर पर पड़ी। रक्तनाड़ी सूत्र का जीनोकोर हान सेन का ही एक लघु संस्करण था। यह एक छोटी सी मूर्ति जैसा था जिसे हूबहू उनके शरीर की प्रतिकृति बनाने के लिए आकार दिया गया था। जैसे ही हान सेन ने उसे देखा उसकी घबराहट बढ़ गई, क्योंकि कुछ बहुत ही अजीब बात घटित हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वह समय को ही उस लघुचित्र के इर्द गिर्द घूमते हुए देख रहा हो। उसने सचमुच उसे युवा होते देखा। वह पीछे की ओर गया, एक किशोर, एक बच्चा, एक शिशु, एक भ्रूण, और फिर रक्त में बदल गया। कांस्य जीनोकोर, कांस्य वास्तविक रक्त। हान सेन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, और ऐसा लग रहा था जैसे उसके मन में चल रहे विचार थम से गए हों। अपनी मूर्ति को 1 मिनट से भी कम समय में जवान होते देखना एक अजीब एहसास था। बेटे, जिस राह पर तुम चल रहे हो वह तुम्हें खुद ही बनानी होगी। मैं तुम्हारी मदद के लिए बस इतना ही कर सकता हूँ। पत्थर पर मडराती रोशनी फिर पत्थर से हट गई और फिर से सफ़ेद कपड़ों वाले आदमी में बदल गई। और इस बार हान सेन उसका चेहरा देख पाया। हान सेन को यकीन था कि उसने इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा था। वह हान सेन के पिता, दादा या यहाँ तक कि परदादा जैसा भी नहीं दिखता था। वह आदमी हान सेन जैसा भी नहीं दिखता था। वे दोनों बिल्कुल भी रिश्तेदार नहीं दिखते थे, इसलिए यह बात पूरी तरह से समझ नहीं आई कि वह आदमी बार बार हान सेन को अपना बच्चा क्यों कहता था। तुम कौन हो? ब्लड लीजन के नेता? हान सेन ने पूछा। उसकी ऊंची आवाज में एक खास कठोरता थी। सफ़ेद कपड़ों वाला आदमी बस मुस्कुराया और बोला, याद रखो, तुम्हारा भाग्य पहले से तय नहीं है। ये तुम्हारी इच्छा और चाहत से गढ़ा जाता है, कोई बाहरी उच्च शक्ति इसे नियंत्रित नहीं करती। उसके बाद पट्टिका पर रोशनी फीकी पड़ने लगी और उसके साथ वाला आदमी भी। झील के बीचों बीच बस वो बिना चेहरे वाली पट्टिका बची रही। उसी क्षण आश्रय के सभी पौधे जीवित हो उठे, खून की नदियां बहाने लगे मानो दुनिया का अंत करने वाली बाढ़ बुला रहे हों। अगर वह आदमी ब्लड लीजन का नेता होता तो मुझे हैरानी नहीं होती, लेकिन भले ही वह इंसान जैसा दिखता था पर उसमें किसी आत्मा जैसी आभा थी, हान सेन ने मन ही मन सोचा।
इस समय हानसेन को राहत मिली कि उसने समय निकाला और रक्त नाड़ी सूत्र और जीवन द्वार दोनों को सीखने और उनका अभ्यास करने का सौभाग्य प्राप्त किया। अगर उसने इनमें से किसी एक को छोड़ दिया होता तो बहुत संभव था कि वह उस समय उस स्थिति में न होता जहां वह था। बार बार लोगों को यह विश्वास हो गया था कि वह रक्त सेना का उत्तराधिकारी है, इसलिए यह निश्चित रूप से उसकी खोज में धीरे धीरे लाभदायक साबित हो रहा था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उसका नौजीवन वाला बिल्ली का पेंडेंट एक अवशेष था जो कथित तौर पर ब्लड लीजन का था। यहाँ तक कि सभी जगहों में से उसमें किसी भी प्रकार की शक्ति नहीं गूंज रही थी। वह उतना ही बेजान था जितना पिछले दिनों था। अगर वह आदमी ब्लड लीजन का नेता था तो उसे पेंडेंट की मौजूदगी का एहसास होना चाहिए था। औरों ने पहले भी ऐसा किया था, इसलिए ये तो तय था। हालांकि अब उसका जाना अफसोस की बात थी। वह एक मंद खामोशी के साथ गायब हो गया था। हानसेन को और जो भी जवाब चाहिए थे वे अभी मिलने की संभावना नहीं थी। हानसेन ने अपना ध्यान खून बहते पौधों की ओर लगाया और उसने देखा कि एक झाड़ी झुककर उसके लिए रास्ता बना रही है। अगर वह आदमी सोचता है कि मैं ब्लड लीजन का सदस्य हूं तो पौधे मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेंगे, है ना? हानसेन ने मन ही मन सोचा। हानसेन पगडंडी पर चलता रहा और खुद को बगीचे से बाहर निकलते हुए पाया, लेकिन वह उसी रास्ते से नहीं था जिससे वह अंदर आया था। वह आगे बढ़ गया था और अब उसने खुद को एक महल के सामने खड़ा पाया। प्रवेश द्वार खुला था और उसके ठीक आगे हानसेन को एक कांसे का ताबूत दिखाई दे रहा था। उस पर अजीबोगरीब चिन्ह और रहस्यमयी पंक्तियां लिखी और उकेरी हुई थीं और ताबूत के ऊपर एक जानवर बैठा था। वह जानवर वहां सो रहा था और उसका फर हल्की आग की तरह लग रहा था। यही वह जगह है जिसके बारे में बचे हुए लोगों ने मरने से पहले बात की थी। ये जानवर निश्चित रूप से नौजीवन वाली बिल्ली जैसा दिखता है, हानसेन ने सोचा। हानसेन जब इस जिज्ञासा पर विचार कर रहा था तभी उसका पेंडेंट आखिरकार जीवंत हो उठा। वह हानसेन को आगे की ओर खींचने लगा। जाहिर है वह उस जानवर से मिलने जाना चाहता था। वह उसे अपने कपड़ों के नीचे से निकालने ही वाला था कि उससे पहले ही मिस्टर ली और बाकी लोग दूसरी तरफ से लड़खड़ाते हुए आगे आ गए। मिस्टर ली उसे वहां देखकर हैरान रह गए। हानसेन, तुम जिंदा हो। इससे मेरे बूढ़े मन को थोड़ी तसल्ली मिली। मुझे डर था कि कहीं हम तुम्हें उन भेड़ियों के साथ हुए झगड़े में खो न दें। मिस्टर ली की कर्कश आवाज में हानसेन की भलाई के लिए सच्ची चिंता झलक रही थी। मैं भाग्यशाली हूं कि मैं जीवित हूं, मैं आपको इतना बता सकता हूं, हानसेन ने लगभग हवा भरे चेहरे के साथ प्रत्येक शब्द पर जोर देते हुए कहा। मिस्टर ली आगे बढ़े और पूछा, तो आप भेड़ियों से कैसे बच निकले? पता नहीं, वहां कितना कुछ चल रहा था। कितने सारे थे, सब कुछ धुंधला है, लेकिन मैं उन सभी मूर्तियों वाले चौक से गुजरा और एक बगीचे में पहुंच गया। मैं इस जगह तक पहुंचने के लिए उसे पार कर गया। हानसेन के आधे अधूरे स्पष्टीकरण के बाद वह दूसरों से एक सवाल पूछने लगा, और आप मिस्टर ली, आप और बाकी लोग यहाँ कैसे पहुँचे? यह एक ऐसा परीक्षण था जो तुम्हारे अपने साहसिक कार्य से अलग नहीं था। लेकिन तुम्हारे पास तो बस एक कांस्य जीनोकोर है। इसे अकेले पार करने के लिए, खैर, तुम अपनी किस्मत का मजाक तो नहीं उड़ा रहे थे, है ना? जू यानवैन के शब्द पहली नज़र में तो ठीक थे, लेकिन जिस लहजे में उसने बात की उससे हानसेन की कहानी की सच्चाई पर शक जाहिर हो रहा था। वह पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था, ये तो पक्का था। भेड़िए ताकतवर थे और औसत उत्परिवर्ती प्राणी से भी अधिक ताकतवर, ये बात तो निश्चित थी। एक एक मुकाबलों की श्रृंखला में तो वे ठीक ठाक हो सकते थे, लेकिन इन राक्षसों के एक पूरे समूह ने उन पर हमला बोल दिया था और टीम भाग्यशाली थी कि वह बच गई। हानसेन का बिना किसी चोट के उनके पीछा से बच निकलना संदिग्ध था। हालांकि हानसेन कुछ समझाने की योजना नहीं बना रहा था और उनके संदेह से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने बस उनसे पूछा, क्या यही वो कांसे का ताबूत है जिसके बारे में उन्होंने बात की थी? मिस्टर ली और बाकी लोगों ने अपने आसपास का जायजा लिया, क्योंकि जब उन्होंने पहली बार हानसेन को देखा था तब वे उसे समझ नहीं पाए थे। जैसा बताया गया था, ताबूत देखकर उनके चेहरे का रंग पीला पड़ गया। जानवर उसके ऊपर बैठा था, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने सुना था। पिछली टीम के सभी सदस्य यहां आकर मर गए थे। उस टीम में ज्यादा लोग थे, इसलिए नई टीम के खुद बाहर निकलने की संभावना कम लग रही थी। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। मिस्टर ली ने ताबूत के ऊपर बैठे जानवर से अपनी नज़रें नहीं हटाईं। मिस्टर ली, अब आगे क्या करना चाहिए? जोंग सांशियाओ ने पूछा। इस बार वह बहुत विनम्र और सम्मानजनक लग रहा था। जरूर पहले कुछ हुआ होगा, तभी जोंग सांशियाओ मिस्टर ली को अब सम्मान की नज़र से देख रहा है। आउटर स्काई और सेक्रेट शेल्टर चाहते हैं कि हम पता लगाएं कि उस ताबूत के अंदर क्या है। इस जगह पर कदम रखने के बाद से यही हमारा प्राथमिक उद्देश्य रहा है, इसलिए अब पीछे मुड़ना कोई विकल्प नहीं है, मिस्टर ली ने समझाया। वांग झाओ और जोंग सांशियाओ दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक पल की खामोशी के बाद जोंग सांशियाओ बोला, हमें ताबूत खोलना ही होगा, ये तो तय है, लेकिन उसके पास जाना हम सब के लिए एक बेवजह का जोखिम है।
निश्चित रूप से वहां जाकर उसे अकेले खोलने के लिए एक से ज्यादा लोगों की ताकत की जरूरत नहीं होगी। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मिस्टर ली ने पूछा। जोंग सांशियाओ ने हान सेन की ओर देखा और कहा, जब सेक्रेट के लोग यहाँ आए थे तब केवल एक ही व्यक्ति जीवित बच पाया था, और वह इसलिए बच पाया क्योंकि वह ताबूत से दूर था। उसने बताया कि जब ये हादसा हुआ तब वह ताबूत से सबसे दूर था। इसलिए हमें एक व्यक्ति को ताबूत खोलने के लिए कहना चाहिए, जबकि हम बाकी लोग वहीं खड़े रहेंगे जहां सबसे सुरक्षित हो। अरे, मैं उसकी आंखों में देख रहा हूं, वह चाहता है कि मैं ही उस भोंपू को उकसाऊं। हान सेन को तुरंत एहसास हो गया। हालांकि हान सेन वही बनना चाहता था, लेकिन वह अपना मासूम रूप बनाए रखना चाहता था और दूसरों के कहने पर उसे इसे खोलने के लिए मजबूर नहीं होना चाहता था। भाई हान, अब तक तुम्हारी किस्मत तुम्हें सुरक्षित पंखों पर ले जा रही है। क्यों न तुम ताबूत के साथ आखिरी बार अपनी किस्मत आजमा लो। अगर तुम ऐसा करोगे तो हम तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगे। कोई भी मांग बहुत अजीब नहीं होगी। जोंग सांशियाओ ने अपनी मांग सोच समझ कर कही और ध्यान रखा कि वह अच्छी लगे, लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि यह एक मुश्किल काम है। हालांकि हान सेन के जवाब देने से पहले ही मिस्टर ली ने बात काट दी और कहा, तुम उसे ऐसी स्थिति में डालने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? ताबूत पर पहले से ही किसी तरह का एक लाल जीव है। तुम इस स्थिति के खतरे को जानते हो, और कोई भी भाग्य उसके ताबूत को बिना किसी परेशानी के खोलने की संभावना को नहीं बदल सकता। हान सेन को मिस्टर ली बहुत पसंद आने लगे थे। बूढ़े व्यक्ति ने पूरे अभियान के दौरान उनका खूब ध्यान रखा था। शुक्रिया मिस्टर ली, कोई जानवर ही यह सुझाव दे सकता है कि मैं ही वहां ऊपर जाऊं। हान सेन ने जोंग सांशियाओ को बर्फीली, खंजर जैसी आंखों से देखते हुए और भी बहुत कुछ कहा, लेकिन जोंग सांशियाओ इससे खुश नहीं था और उसने आगे बढ़कर धाक जमाते हुए कहा, क्या तुम सच में सोचते हो कि एक कांस्य जीनोकोर वाला इंसान हम सबसे बच सकता है? क्या तुम सब सच में सोचते हो कि वो भेड़ियों के झुंड के साथ अकेले पीछा करने के बाद भी बिना किसी खरोंच के बच गया? ये आदमी कुछ करने की फिराक में है, मैं तुम्हें बता रहा हूं। उसके साथ या तुम्हारे साथ सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। मिस्टर ली ने फिर से हान सेन का बचाव करते हुए कहा, अब सुनो, मैं हान सेन को ज्यादा समय से नहीं जानता, और मैं मानता हूं कि वो अपने आप में ही रहता है, लेकिन अगर एक बात हम पक्के तौर पर जानते हैं तो वो ये कि वो एक अच्छा इंसान है। याद है जब उसने दरवाज़ा धक्का देकर खोला था, उसने ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। अगर आप भाग्यशाली भी हों तो भी उसे धक्का देते समय आप से हर उठेंगे। उसने बस उसे छुआ, बेखौफ। उसे पता था कि दरवाज़ा खुल जाएगा, और उसे पता था कि उसके पीछे भूखे, लार टपकाते भेड़ियों का झुंड हमारा इंतज़ार कर रहा होगा। उसने हमें मरवाने की कोशिश की थी। जोंग सांशियाओ थोड़ा आगे बढ़ रहा था। मैं दूसरों को बुरा नहीं मानता, लेकिन हान सेन में कुछ तो गड़बड़ है। वांग झाओ ने अपनी भावनाओं को स्वीकार किया। मैं भी उस रिंग में अपनी टोपी फेंक दूंगा। उस आदमी के साथ कुछ ठीक नहीं है, जू यानमैंग ने बीच में कहा। अगर आप सब ऐसा ही महसूस करते हैं तो मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, ये बदल नहीं सकता। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हान सेन ही वह ताबूत खोले तो मैं उसके साथ रहूंगा। मिस्टर ली ने हान सेन का बचाव जोरदार तरीके से किया। मिस्टर ली ने हान सेन के कंधे पर थपथपाया और उससे कहा, छोटे हान, जरा भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें अकेले खतरे का सामना नहीं करने दूंगा। मिस्टर ली, हान सेन को मिस्टर ली की बात छू गई। मिस्टर ली, आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, जोंग सांशियाओ ने कहा। खैर, कोई और स्वेच्छा से नहीं जा रहा। मैंने अपना फैसला कर लिया है, मैं लिटिल हान के साथ जाऊंगा, और तुम सब पीछे खड़े हो सकते हो अगर कुछ हो गया तो। मिस्टर ली अपने फैसले पर अडिग थे। ठीक है, अगर आप जा रहे हैं तो मैं भी जा रहा हूं। जू यानमैंग ने नए साहस का प्रदर्शन करते हुए अपनी छाती फुला ली और वह मिस्टर ली के पास खड़ा हो गया। बूढ़े कियू ने कहा, हमें पता लगाना होगा कि ताबूत के अंदर क्या है। वांग झाओ ने कहा, ठीक है, तो चलिए, हम सब चलते हैं। मिस्टर ली ने पहले भी एक बार हमारी जान बचाई थी। अगर इससे उन्होंने हमारा विश्वास नहीं जीता तो कुछ भी नहीं जीत पाएगा। अगर आप राजी हैं तो आइए, लेकिन हमारे साथ जाने वाले किसी भी व्यक्ति पर कोई शपथ या बंधन नहीं है। आपको अपनी इच्छा से ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है, मिस्टर ली ने कहा। ऐसा मत कहो। जू यानमैंग ने हान सेन को एक दृढ़ नज़र से देखा और कहा, लेकिन अगर मुझे पता चला कि हान सेन कोई कृमि जीव वाला सांप है जो मिस्टर ली को नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहा है, तो मैं उसे मार डालूंगा। हान सेन ने जवाब दिया, मैं तुम लोगों को तभी चोट पहुंचाऊंगा जब तुम कुछ ऐसा करोगे जिसके लिए चोट पहुंचाना उचित होगा। साहसिक शब्द। जू यानमैंग बाकी लोगों की तरह हान सेन पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करने वाला था। हान सेन ने पहले ही दरवाज़ा धक्का देकर खोला था ताकि खुद के लिए जीनोफल कमा सके और सबको एक संभावित जानलेवा हादसे से बचा सके। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसकी दयालुता का बदला शक और गुस्से से मिलेगा। मिस्टर ली के बिना उनके बीच पहले ही लड़ाई छिड़ गई होती।
इसके बाद सभी ने अपने जीनों को बुलाए और जब जू यानमेंग ने अपना भाला निकाला तो उसने उसे हान सेन की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम आगे हो। अगर मैंने तुम्हें कुछ भी गड़बड़ करते हुए पकड़ा तो इसे ऐसी जगह फेंक दिया जाएगा जहां सूरज नहीं चमकता। मिस्टर ली हान सेन के साथ पहले की तरह ही घुल मिल गए थे और इस भाषण ने उन्हें उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने फिर से हान सेन के कंधे पर थपथपाया और कहा, चलो साथ चलते हैं। हान सेन कुछ भी समझाने की जहमत नहीं उठा सका। अगर वह उन्हें भेड़िए के पीछा करने के दौरान और उसके बाद जो कुछ हुआ था वह बताता तो बहुत कम संभावना थी कि वे उस पर विश्वास करते। वे सब सांस रोके ताबूत के पास पहुंचे। ताबूत के ऊपर बैठा जीव न तो हिला न ही कोई आवाज़ की, लेकिन सब लोग जितना हो सके चुप रहे। ऐसा लग रहा था मानो पिन गिरने की आवाज़ आ रही हो। लेकिन जैसे ही वे हान सेन के नौ जीवन वाली बिल्ली के पेंडेंट के पास पहुंचे वह जलने लगा, और हान सेन जितना पास गया वह उतना ही ज्यादा जलने लगा। जब हान सेन ने पेंडेंट को छुआ तो वह उससे उत्पन्न गर्मी से झुलस गया। पेंडेंट ने ब्लड लीजन के नेता के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, यह मानते हुए कि वह वही था। लेकिन यह इस पर इतनी तीव्र प्रतिक्रिया क्यों दे रहा है? क्या यह असली 9 लाइफ कैट है, या शायद जो मैंने देखा वह एक प्रेत था और नेता की हड्डियां वास्तव में इस ताबूत में रहती हैं? सवाल उठाने के लिए बहुत कुछ था और सावधान रहने के लिए भी बहुत कुछ था। फिर भी यह मानते हुए कि यह सच था, हान सेन ने कहा कि ताबूत को जहां रखा गया है वहां रखना बहुत अजीब होगा। प्रतिष्ठित व्यक्ति या नेता अपने महलों के प्रवेश द्वारों पर विश्राम स्थल बनाने के लिए जाने जाते नहीं थे। समूह आगे बढ़ता गया और ताबूत से सिर्फ 3 मीटर दूर पहुंच गया। अब वे उस जीव को साफ देख सकते थे और उसकी सभी विशिष्ट आकृतियां पहचान सकते थे। वह तथाकथित जानवर मुड़ा हुआ था और उसका सिर उसकी पूंछ के नीचे छिपा हुआ था। हालांकि हान सेन को कोई जीवन शक्ति नहीं दिख रही थी, लेकिन अचानक पूंछ हिल गई। इसका क्या मतलब है, ये समझ न पाने पर सब वहीं रुक गए और जड़वत हो गए। वे गहरी कांपती आंखों से उस जीव को देखने लगे। ये जीवित है, जू यानमेंग चिल्लाया। जीव की पूंछ फिर से हिली, मानो कोड़े की धीमी मार हो। जीव ने अपनी पूंछ खोलकर उस समूह को देखा जो उसकी ओर आ रहा था, और ऐसा उसने अपनी आंखों से किया जो लाल जलपरियों के जोड़े जैसी लग रही थीं। ये जीवित है, जोंग सानक्सियाओ ने भी चिल्लाते हुए कहा। वह डर के मारे एक कदम पीछे हट गया। वह जीव वाकई बिल्ली जैसा दिख रहा था, अंडाकार आंखों वाला। उसकी निगाहें डरावनी और ठंडी थीं, लेकिन सीधे तौर पर कोई खतरा नहीं था। सभी लोग लड़ाई के लिए तैयार हो गए। उनसे पहले जो समूह आया था उसका इस जीव से सामना हुआ और कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। लेकिन ये गतिहीन गतिरोध अनुमान से ज्यादा देर तक चला। बिल्ली की ठंडी बेपरवाह निगाहें कुछ समय बाद उदासीनता में बदल गईं। थोड़ी देर बाद जब तत्काल खतरे की संभावना कम हो गई तो जोंग सांशियाओ ने कहा, अब हमला करने का समय है। ये हमला नहीं है तो चलो इसका फायदा उठाते हैं। हर कोई जानता था कि बिल्ली द्वारा उत्पन्न अजनबी खतरे को दूर करना सबसे अच्छा होगा, लेकिन यदि वे उस पर हमला करना चाहते हैं तो उन्हें ये काम एक साथ मिलकर करना होगा। नहीं, मिस्टर ली ने दृढ़ स्वर में कहा, यह हमारे प्रति शत्रुतापूर्ण नहीं है। अगर हम इसे भड़काएंगे और इसे शत्रुतापूर्ण बना देंगे तो शायद हम पछताने के लिए ज्यादा दिन जिंदा भी न रह पाएं। हालांकि हम यहाँ यूं ही खड़े नहीं रह सकते, जोंग सांशियाओ ने विनती की। श्री ली ने कहा, हम इसे नाजुक तरीके से संभाल सकते हैं, और यह मानते हुए कि यह कुछ और नहीं करेगा, हम ताबूत को खोलने का प्रयास करेंगे। टीम के सभी सदस्य एक दूसरे की तरफ देखने लगे, ये जानने के लिए कि उन्हें इस बारे में कैसा लग रहा है। हालांकि वे सभी इस बात को लेकर चिंतित थे कि क्या होगा, फिर भी वे इस बात पर सहमत थे कि बिल्ली से सीधे दुश्मनी मोल लिए बिना ताबूत के पास धीरे धीरे जाना ही बेहतर होगा। वे हर कदम धीरे धीरे और स्थिर रखते हुए बड़ी सावधानी और सतर्कता से उठाते थे, और जब भी उनका एक पैर जमीन पर टिका होता वे जानवर को गौर से देखते, ये देखने के लिए कि क्या वह हिला भी है। जब वे ताबूत के पास पहुंचे तो बिल्ली 1 इंच भी नहीं हिली थी। वह बस उन्हें देख रही थी। उसकी पूंछ उस ताबूत से हल्के से टकरा रही थी जिस पर वह टिकी हुई थी। हर कोई अलग अलग दिशाओं से ताबूत के पास पहुंचा और उसे घेर लिया। अजीब बात यह थी कि वह प्राणी हान सेन को देख रहा था। किनारों पर मजबूती से पकड़ बनाओ और इसे ऊपर उठाओ, मिस्टर ली ने धीरे से आदेश दिया। उन्होंने ताबूत के चिकने किनारों पर अपने हाथ रखे और अपनी उंगलियां उसके नीचे जितना हो सके उतनी गहराई तक गड़ा दीं। उन्हें ताबूत या उसके अंदर क्या रखा होगा इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। उनकी असली चिंता ये थी कि ढक्कन हिलाने पर वह जीव कैसा व्यवहार करेगा। उन्हें डर था कि वह झपटने के लिए तैयार है। 3, 2, 1। जब मिस्टर ली ने उल्टी गिनती पूरी की तो सभी ने भारी ढक्कन ऊपर उठा लिया। समूह की संयुक्त शक्ति ने ढक्कन को आसानी से हटा दिया। उन्होंने उसे जितना हो सके उतना ऊपर और सीधा उठाया, और अजीब बात यह थी कि बिल्ली 1 इंच भी नहीं हिली। वह जानवर पहले की तरह ही उदासीन लग रहा था और उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि वे क्या कर रहे हैं।
उनका मिशन ये पता लगाना था कि ताबूत में क्या है। एक बार अंदर क्या है, इसकी एक झलक पाकर वे वापस लौट सकते थे। ढक्कन सुरक्षित रूप से हटाकर उन्होंने अंदर एक नज़र डाली। उन्होंने जो देखा उससे वे हैरान रह गए। वह खाली था, उसके अंदर एक भी चीज़ नहीं थी। ये खाली है, ये खाली क्यों है? वांग झाओ ने जोर से पूछा। बूढ़े कियू ने फिर ताबूत के खाली ढक्कन की ओर ध्यान आकर्षित किया और कांपती और थरथराती आवाज में कहा, वह जीव चला गया है। सभी लोग उस ओर देखने लगे जहां बूढ़ा कियू घूर रहा था। बिल्ली गायब हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरी तरह से हवा में गायब हो गई हो। वह कहाँ गया? शू यानमेंग ने अचानक घात या हमले के डर से घबराकर चारों ओर देखते हुए पूछा। सबको ये बहुत अजीब लगा और सबने भी यही सोचा, लेकिन कोई भी यह नहीं समझ पाया कि वह कहाँ भटक गया होगा। देखो, हमने देख लिया है कि ताबूत के अंदर क्या है। अब हम जा सकते हैं। हमसे जो कहा गया था वो हमने कर दिया है। इससे पहले कि कोई बुरी घटना घट जाए, हमें चलना चाहिए, वांग झाओ ने सुझाव दिया, अपनी घबराहट को छिपाने की पूरी कोशिश करते हुए जो उनके शब्दों को तोड़ रही थी। ठीक है, चलो, जाने से पहले ढक्कन वापस लगा देते हैं, मिस्टर ली ने कहा। जब उन्होंने ढक्कन उठाया और उसे वापस ताबूत पर रखा तो उनके चेहरे बदल गए। इससे जू यानमेंग जोर से चीखा और चिल्लाया, सक्शन! मैं अपने हाथ नहीं छुड़ा पा रहा हूँ। मैं भी। ओह, भाड़ में जाओ! झोंग सानक्सियाओ ने उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। हर कोई एक ही दुर्भाग्य से जूझ रहा था। उनके हाथ ताबूत से निकले वैक्यूम में फंसे हुए थे। वे अपने हाथ छुड़ा नहीं पा रहे थे। हान सेन ने भी बाकियों की तरह ढक्कन को पकड़े रखा, मानो उसका भी यही हश्र हो रहा हो। सच तो यह है कि बाकियों को जकड़े हुए चूषण का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। उसके देशवासी पहले से ही उसके बारे में काफ़ी बुरा सोचते थे, इसलिए उसने अपना भाग्य उजागर नहीं करने का निश्चय किया। सब डरे हुए थे, पूरी तरह से दहशत में गिरने के कगार पर थे। सब ने ताबूत से खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। वे पूरी तरह से फंस चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे ताबूत न सिर्फ उनके शरीर को खींच रहा था, बल्कि उनकी ताकत और शक्ति को भी सोख रहा था। जब भी वे भागने की कोशिश करते हुए अपनी शक्ति छोड़ते, तो ऐसा लगता था जैसे वे ताबूत को खाना खिला रहे हों। वांग झाओ ने अपनी शक्ति को खत्म होते देखा और वह इसे रोकने में असमर्थ था। झोंग सानशियाओ ने ताबूत को आज़ाद करने के लिए तलवार जेनों को बुलवाए, लेकिन जब उसका ब्लेड उस डरावने ताबूत पर लगा तो उसके हथियार की शक्ति और जीवन क्षीण होने लगा। ऐसा ही दूसरों द्वारा बुलाए गए जीनों कोर के साथ भी हुआ, और जब उनकी शक्तियां समाप्त हो गईं, तो कोर उनके हाथों से खींचकर ताबूत के ऊपर चिपका दिए गए। ऐसा लग रहा था मानो किसी चुंबक ने कोर को खींच लिया हो। सब लोग स्तब्ध थे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। और इसी उलझन के बीच ताबूत पर सजे प्रतीक और नक्काशीदार रेखाएं एक भयावह नियॉन रंग में चमकने लगीं। तुम्हारी शक्ति क्यों नहीं समाहित हुई? शू यानमेंग ने पूछा। हान सेन के बारे में उसका संदेह कम नहीं हुआ था, बल्कि अब और गहरा हो गया था। शू यानमेंग के लिए हान सेन का अप्रभावित रहना ही इस बात का पर्याप्त प्रमाण था कि वह किसी न किसी तरह का गद्दार जरूर था। ये सुनकर वे सभी हान सेन की ओर देखने लगे, जो अप्रभावित लग रहा था। भाड़ में जाओ, मुझे पता था कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है। झोंग सानक्सियाओ गुस्से में था, ये सोचकर कि हान सेन ने स्वेच्छा से उन्हें धोखा दिया है, और इसलिए उसने एक जीनोकोर को बुलाया और उस पर हमला करने की कोशिश की। हान सेन ने ताबूत के ढक्कन पर से अपनी पकड़ ढीली कर दी और धोंध छोड़ दिया। वह तेजी से हमले से बचने के लिए आगे बढ़ा और गिड़गिड़ाया, ठीक है, मैं फंसा नहीं हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने तुम में से किसी को चोट पहुँचाने की कोशिश की हो। यह मेरे लिए भी उतना ही अप्रत्याशित है जितना तुम्हारे लिए। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। हान सेन जल्दी से कुछ कदम पीछे हट गया। उसके सभी पूर्व साथियों के पास रत्नों के जीनोकोर थे, और अगर बाकी लोग उस पर हमला करना चाहते तो हान सेन को घेरने में कोई आपत्ति नहीं थी। जू यानमेंग ने कहा, मुझे पता था कि जब हमारे पास मौका था तो हमें उसे मार देना चाहिए था। तुम्हारा शरीर! बूढ़ा कियू अचानक चिल्लाया। तभी पार्टी के सभी सदस्य डर के मारे एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वे सब बहुत तेजी से बूढ़े हो रहे थे। शू यानमेंग के बाल सफ़ेद हो गए थे और उसकी त्वचा पर मौसम की मार से झुलसे खुरदुरे चमड़े जैसी झुर्रियाँ पड़ने लगी थीं। वह किसी बूढ़े आदमी जैसा हो गया था। वांग झाओ ने फिर चिल्लाकर कहा, मिस्टर ली, आप इससे प्रभावित क्यों नहीं हैं? वांग झाओ ही ऐसा अकेला व्यक्ति नहीं था जिसने इस बात को नोटिस किया, और जब समूह की कमजोर आंखों ने उस ओर देखा तो उन्होंने भी उसे अप्रभावित पाया। मिस्टर ली मुस्कुराए और एक कदम पीछे हटते हुए अपनी उंगलियां ताबूत के ढक्कन से हटा लीं। मैं भी फंसा नहीं था, और मैं अब और बूढ़ा नहीं होऊंगा। क्या तुम्हें पता है ये सब क्यों हो रहा है? ज़रूर, तुम हमारे लिए कुछ कर सकते हो। सबके चेहरे उदास हो रहे थे, उन्हें लग रहा था कि वे मौत के कगार पर हैं। ये रक्त सेना का एक ताबूत है।
नौजीवन वाली बिल्ली इसके अंदर की शक्ति को दबा रही थी। अब जब हमने इसे खोल दिया है तो यह आसपास की सभी जीवन शक्तियों को अवशोषित कर रही है ताकि अंदर सोई हुई चीज़ों को जगा सके, मिस्टर ली ने विचलित करने वाली शांति और दृढ़ता के साथ समझाया। क्या तुम्हें ये सब कैसे पता? क्या कोई तरीका है जिससे तुम हमें बचा सको? बूढ़े कियू ने विनती की। बूढ़ा कियू पहले से ही बूढ़ा था, इसीलिए उसे यह उपाधि दी गई थी। वह बाकियों की तुलना में तेजी से मुरझा गया था और उसकी त्वचा अब पेड़ की छाल की तरह तनावग्रस्त हो गई थी। सबकी नज़रें मिस्टर ली पर टिकी थीं। उन्हें पता था कि उनकी बात का लहजा बदल गया है और उन्हें शक था कि कोई पर्दा हट गया है। फिर भी वे उस आदमी के बारे में अपनी पुरानी सोच से चिपके हुए थे जिसके साथ वे अंदर गए थे। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि वह उन्हें बचाने का तरीका जानता होगा और ऐसा करने की क्षमता रखता होगा। हाँ, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, लेकिन इससे मेरे यहाँ आने का मकसद ही खत्म हो जाएगा, मिस्टर ली ने कहा। तुमने ऐसा होने की योजना बनाई थी। तुम हमें मारना चाहते थे। वांग झाओ के अंदर जो डर घर कर गया था वह गुस्से और क्रोध में बदल गया। इस विश्वासघात को सहते हुए वह बोलते हुए उबल रहा था। जो बकाया है वो वापस ले रहा हूँ। मैं तुम सबको एक बार बचा चुका हूँ, या तुम भूल गए हो? तुमने कहा था कि तुम बदले में अपनी जान देने को तैयार हो और अब वो समय आ गया है। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? मिस्टर ली का स्वर ठंडा और कठोर हो गया था। वांग झाओ को यह स्थिति बेहद परेशान करने वाली लगी और वह उस आदमी पर बरसना और उसे कोसना चाहता था जिसने उनके साथ ऐसा किया था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पा रहा था। तीव्र बुढ़ापे की कमजोरी और भंगुरता उसकी हड्डियों में समा गई थी और सीधा खड़ा रहना भी उसके लिए एक कठिन काम बनता जा रहा था। हान सेन, हालांकि खुद उसके साथ कोई विश्वासघात नहीं हुआ था, फिर भी जो कुछ हो रहा था उससे वह स्तब्ध था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मिस्टर ली ऐसा कुछ करेंगे। सभी ने मिस्टर ली पर पूरा भरोसा किया था और उन्होंने शक की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी थी। उनके अंध अटूट भरोसे ने उन्हें इस स्थिति में पहुंचा दिया था और वे इसके लिए खुद को कोस रहे थे। मिस्टर ली ने फिर हान सेन की ओर मुड़कर कहा, छोटे हान, तुम ब्लड लीजन के किस भाग से संबंधित हो? हान सेन इस सवाल से अचंभित था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इसका क्या जवाब दे। हान सेन जानता था कि ब्लड लीजन में दो गुट हैं। एक गुट वफादारों का था जैसे नान लिटियन का, दूसरे गुट गद्दार माने जाते थे जैसे गॉड्स रिट्रीब्यूशन और हान जिंजी का। वह औपचारिक रूप से ब्लड लीजन का सदस्य नहीं था, इसलिए उसे यकीन नहीं था कि वह उत्तर दे पाएगा या नहीं। कोई जवाब न मिलने पर मिस्टर ली अपनी चुप्पी पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए। उन्होंने आगे कहा, ताबूत को जगाने के लिए मुझे पवित्र रक्त की जरूरत है, आप थोड़ी मदद कर सकते हैं? मिस्टर ली ने अपने नाखूनों से अपना हाथ चीर लिया और उनकी हथेली से नीला खून ताबूत के ढक्कन पर टपकने लगा। नीला खून लगभग ईश्वर के प्रतिशोध जैसा चमकीला था। ब्लड लीजन में तुम्हारा पद क्या है? हान सेन ने पूछा। मिस्टर ली ने जवाब दिया, फिर से, आप किस पक्ष के हैं? क्या उन्होंने आपको नेता के बारे में नहीं बताया? आप नेता हैं? हान सेन ने कांपती आवाज में पूछा। हान सेन हमेशा से जानना चाहता था कि ब्लड लीजन का नेता कौन है, लेकिन इस आश्रय में बिताए गए छोटे से समय में ही दो संभावित उम्मीदवारों ने उसे अपना परिचय दे दिया था। वहां एक छाया थी जो स्वयं को नेता बता रही थी, लेकिन मिस्टर ली अब ये संकेत दे रहे थे कि वे स्वयं ही नेता हैं। अब एक से ज्यादा नेता क्यों हैं? हान सेन ने सोचा। जिस समूह के साथ विश्वासघात हुआ था वे अब कंकाल मात्र रह गए थे, अपने पूर्व रूप की कमजोर परछाइयां जो जीवन की सबसे कमजोर डोरियों से चिपके हुए थे। वे इतने कमजोर और बूढ़े हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। आओ, अपना खून दे दो, मिस्टर ली ने ठंडे स्वर में कहा। अगर ताबूत पुनर्जीवित हो गया तो क्या होगा? हान सेन ये दिखावा जारी रखना चाहता था कि वह एक सदस्य है और ब्लड लीजन के संभावित नेता के क्रोध को भड़काने से बचना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि अगर उसने अपना खून दिया तो क्या होगा। मिस्टर ली हान सेन के पास गए और उसकी गर्दन पकड़ ली, फिर उसे घसीटते हुए उस भयानक ताबूत की ओर ले गए। हान सेन को तब तक कुछ समझ नहीं आया जब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसे उस आदमी की पकड़ से बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसकी गर्दन पर जो पकड़ थी वह कोई साधारण पकड़ नहीं थी। उसे अपने शरीर में बिजली के कट की झुनझुनी महसूस हुई जिसने उसकी प्रतिरोध करने की क्षमता को पनगु बना दिया। ऐसा लगा जैसे उसे अचानक जंजीरों से जकड़ दिया गया हो। मिस्टर ली ने हान सेन को ताबूत पर धकेल दिया और अपने गंदे बड़े हुए नाखूनों से हान सेन का गला काटने के लिए तैयार हो गए। हान सेन ने तुरंत स्थिति की गंभीरता को समझ लिया, इसलिए उसकी आंखें चमक उठीं। उसके काले बाल दूधिया रेशमी गाउन में बदल गए। उसका शरीर दमक उठा। उस ताकत के साथ हान सेन ने मिस्टर ली पर सुपर स्पैंक करने में संकोच नहीं किया। वेदना, मिस्टर ली सदमे में पीछे की ओर लड़खड़ा गए और हान सेन और उसके नए रूप को घूरने लगे। दुर्भाग्य से हान सेन मिस्टर ली की अनुक्रम संरचना को तोड़ने में असमर्थ रहा। ऐसा करना नंगे हाथों से लोहे को तोड़ने जैसा था। वह अपनी उम्मीद के मुताबिक आज़ाद तो हो गया था, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह इतना शक्तिशाली था।
मिस्टर ली में किसी महाप्राण जैसी ताकत होनी चाहिए थी। हान सेन पलटा और भागने लगा। उसे पता था कि अगर वह ऐसे दुश्मन से लड़ने की कोशिश करेगा जो उसकी अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा दूर है, तो उसकी मौत हो जाएगी। उसके पास जो शक्ति है वह अद्भुत है, लेकिन बेलगाम और अविकसित है। फिर भी ताबूत बलिदान की मांग करता है, मिस्टर ली ने ठंडे स्वर में कहा, जैसे ही वह हान सेन को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। लेकिन हान सेन जानता था कि उसे इतनी आसानी से जाने नहीं दिया जाएगा, और वह सही समय पर प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार था। जब उसके सुपर किंग स्पिरिट मोड द्वारा दी गई शक्तियों का पूरा विस्तार सक्रिय हो गया, तो वह बिजली के अचानक चमकने से भी तेज हो गया। अपने बुलवार्क अम्ब्रेला के साथ हान सेन ने खुद को मिस्टर ली की पकड़ से बचाया और अपने क्रिस्टल अंडे को बुलाया। धमाका! मिस्टर ली धूमकेतु के जोर से छाते से टकराए। छाता टूट गया और टक्कर से हान सेन हवा में उछलकर गिर पड़ा। ये सब होते हुए अंडा मिस्टर ली की दिशा में बढ़ रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। मिस्टर ली ने अंडे को पकड़ लिया और एक तेज आवाज के साथ उसे अपने हाथों में कुचल दिया। फिर भी इसने जेड कंकाल को प्रकट होने के लिए प्रेरित किया। वह पिग्मी जल्दी से अपने टूटे हुए खोल से बाहर निकला और हान सेन की ओर उड़ने से पहले मिस्टर ली को एक जोरदार मुक्का मारा। यह एक अप्रत्याशित घटनाक्रम था जिसने मिस्टर ली को चौंका दिया, और जहां उनकी हथेली पर उस खौफनाक छोटे कंकाल का प्रहार हुआ था, वह क्रिस्टल में बदल गया। उनकी हथेली का ये गड्ढा फैलने लगा और उनके पूरे हाथ और उसके आगे जाल सा बन गया, जिससे वे एक जेड जैसी मूर्ति में बदल गए। हालांकि कुछ ही सेकंड में मिस्टर ली का शरीर पूरी तरह नीला पड़ गया। उसने फैले हुए जेड को ढंक लिया और उसे परास्त कर दिया, जिससे पिग्मी के घूंसे का असर खत्म हो गया। ये तो दुर्लभ है। तुम पहले हो जिसे मैंने किसी अभयारण्य में ऐसी शक्तियों का इस्तेमाल करते देखा है। हान सेन का गला काटने की उसकी इच्छा के बावजूद मिस्टर ली ने उसकी तारीफ की। ऐसी विकट परिस्थिति में हान सेन के लिए बचने की ही सबसे बड़ी उम्मीद थी, लेकिन वह बच निकलने का कोई रास्ता नहीं सोच पा रहा था। हान सेन की ताकत मिस्टर ली से कहीं कम थी, और उसके पास सिर्फ कांसे के जीनोकोर थे। उस आदमी से लड़ने या उसे पीछे धकेलने की कोई उम्मीद नहीं थी। ब्लड लीजन के लोग अभयारण्यों में जीवन के अनुकूल ढलने के लिए संघर्ष क्यों कर रहे हैं? हान सेन ने अपने शत्रु को रोकने के लिए पूछा। मिस्टर ली जानते थे कि हान सेन बकवास कर रहा है, खुद को समय देने की उम्मीद में। लेकिन फिर भी उन्होंने जवाब दिया, ब्लड लीजन के सदस्य जीनो पॉइंट्स को अवशोषित कर सकते हैं, लेकिन उनके पास विशेष शक्तियां नहीं हो सकती। हालांकि हम जीनो पॉइंट्स का इस्तेमाल करके ताकतवर बन सकते हैं, लेकिन हमारे लिए अपने तत्वों के संरेखण को बदलना असंभव है। आपका खून बहुत हल्का और अशुद्ध है, इसलिए आप भी बाकियों की तरह ऐसा कर सकते हैं। आप कौन हैं? आप किस पीढ़ी से हैं? आप जानते हैं मेरा नाम हान है, हान सेन ने कहा। 13 लोगों में हान नाम का कोई नहीं है। मिस्टर ली सचमुच उत्सुक दिखे। वहां था, मेरे परदादा का नाम हान जिनजी था, हान सेन ने कहा। ये नामुमकिन है। वह सेना में शामिल तो हुआ, लेकिन बाहरी था। उसके उत्तराधिकारियों का पवित्र रक्त नहीं हो सकता, मिस्टर ली ने इनकार किया। अब हान सेन सोच रहा था कि नान लिटियन और बेबी घोस्ट सच कह रहे थे, और हान जिनजी को ब्लड लीजन में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया था। अगर तुम कहते हो कि वह बाहरी है, तो उसके पास अवशेष क्यों होगा? हान सेन ने अपनी डोंगशुआन आभा का इस्तेमाल करके सबसे अच्छा भागने का रास्ता ढूंढा। ऐसा करते हुए हान सेन ने महल की छत पर बैठी नौजीवन वाली बिल्ली को देखा। वह अपनी पूंछ हिलाते हुए उसे घूर रही थी। यह अभी भी यहाँ है। हान सेन को इसे वहां देखने की उम्मीद नहीं थी। मिस्टर ली ने पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, अगर आपको इस अवशेष के बारे में पता है, तो आप जरूर 13 में से किसी एक के वंश से होंगे। क्या आप शायद किन परिवार से हैं? तुम्हें कैसे पता चला? हान सेन ने अतिरंजित आश्चर्य के साथ बनावटी लहजे में कहा। किन परिवार बहुत समय पहले रक्त सेना छोड़ चुका है, इसलिए हल्के पवित्र रक्त की उम्मीद तो की ही जा सकती है। मिस्टर ली एक पल के लिए रुके, फिर बोले, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि किन परिवार सेना में वापस आ रहा है। ये जानने लायक एक बहुत ही शानदार बात है। तो अगर ये अच्छी बात है, तो हम लड़ क्यों रहे हैं? खून बहाना अच्छी बात नहीं है, हान सेन ने सावधानी से कहा और झूठ बोलते हुए पीछे हट गया। खून ही सब कुछ है। हमें खून पर गर्व है, और हम जश्न मनाने के लिए खून का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप किन परिवार के उत्तराधिकारी हैं, तो आपका बलिदान और भी ज्यादा स्वागत योग्य है। जब मैं सेना का शासक बनूंगा, तो मैं आपके परिवार को भरपूर इनाम दूंगा। मिस्टर ली ये कहते हुए हान सेन के पास आए। ज्यादा पास न जाना चाहता था, इसलिए हान सेन उस ओर कूद पड़ा जहां नौजीवन वाली बिल्ली दुबकी हुई थी। हान सेन का पेंडेंट फिर से खराब हो गया था, और जब वह उस प्राणी के पास पहुंचा तो वह जोर से जलने लगा। वह ताबूत पर नहीं, बल्कि सीधे नौजीवन वाली बिल्ली पर प्रतिक्रिया कर रहा था। नौजीवन वाली बिल्ली का पेंडेंट नीले रक्त को दबाने में सक्षम था, और उस प्राणी ने खुद ताबूत को दबा दिया। तो अगर हान सेन को स्थिति को पूरी तरह से बदलने के लिए किसी देवता की जरूरत थी, तो वह किसी भी अन्य देवता से ज्यादा उपयुक्त होगा।
मिस्टर ली ने हान सेन की तरफ देखा और उसका पीछा करने लगे, लेकिन जब उन्होंने नौजीवन वाली बिल्ली को देखा तो उनकी भौहें तन गईं, पीछा करना छोड़ दिया और उसकी तरफ देखने लगे। हान सेन इस प्रतिक्रिया से बहुत खुश हुए, इसलिए उन्होंने बिल्ली के जितना हो सके पास रहने की कोशिश की। मिस्टर ली की नज़रें उस बिल्ली पर टिकी थीं जो हिली नहीं थी, और उन्होंने कहा, ताबूत खुला है। तुम जा क्यों नहीं रहे? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा? बिल्ली ने ये सुना और आंखें मूंद लीं और होंठ हिलाए, मानो उस आदमी की बातों से उसे मुस्कुराहट मिल गई हो। वह हान सेन के सिर पर कूद पड़ी, जिससे हान सेन को आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर उसने मिस्टर ली को ऐसे देखा जैसे उनका मजाक उड़ा रही हो। हान सेन ने ये जानते हुए कि बिल्ली का उसे चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, मन ही मन सोचा, वाह, क्या बिल्ली सचमुच नेता से नफरत करती है। यहाँ क्या हो रहा है? मिस्टर ली ने बिल्ली की ओर देखा और उन दोनों की ओर कूद पड़े। मिस्टर ली का ध्यान अब अस्वाभाविक रूप से बिल्ली पर केंद्रित था, लेकिन हान सेन के दुर्भाग्य से बिल्ली उसके सिर पर थी। अगर वह चाहता था कि उसका सिर उसके कंधों पर रहे तो उसे हर आने वाले वार से जितना हो सके बचना होगा। हालांकि उसकी छाती पर लटका पेंडेंट और भी ज्यादा गर्म होता जा रहा था। वह लाल हो गया जैसे ही वह लटकी हुई त्वचा को जला रहा था, और उसके तुरंत बाद उसका पूरा शरीर लाल हो गया। और अचानक हान सेन को लगा जैसे उसके पास ब्रह्मांड को नष्ट करने की शक्ति है। हान सेन ने मिस्टर ली को मुक्का मारा और उन्हें उड़ा दिया। मिस्टर ली हवा में उछलकर जमीन की ओर गिर पड़े। जब उनकी जमीन पर अचानक जमीन धंसी तो वे टाइल वाली जमीन पर 10 मीटर तक फिसलते रहे और उनके मुंह से नीला खून बह रहा था। आपके पास तो अवशेष है। आप कौन हैं? मिस्टर ली ने हान सेन की ओर देखा और पूछा। मैंने तुमसे कहा था, मैं हान जिंजी का उत्तराधिकारी हूँ। हान सेन के पेंडेंट ने उसकी शक्ति बढ़ा दी, उसे ऐसी ताकत दी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। अगर तुम सच में ऐसे हो तो तुम्हें मर जाना चाहिए। मिस्टर ली ने धुंधला देखा और अपनी मुट्ठी हान सेन की ओर घुमाई। अपनी नई शक्ति पर अत्यधिक आत्मविश्वास से भरे हान सेन ने इस बार बचने की कोशिश भी नहीं की। उसने आने वाले घूंसे का जवाब देने के लिए एक मुक्का मारा। वेदना। मिस्टर ली को उस ताकत से मुकाबला करने की कोई उम्मीद नहीं थी, और फिर से उन्हें जमीन से उठा लिया गया और आश्रय के धुंधले वातावरण में घुमाते हुए फेंक दिया गया। हान सेन हवा में उछला और मिस्टर ली के ठीक सामने एक छत पर उतरा, जिसके लिए पासा पलट चुका था। हान सेन ने मिस्टर ली पर बवंडर जैसी तेजी और तेजी से मुक्कों की बौछार कर दी। हर वार मानो हवा के तेज झोंके जैसा था, और हर वार में उसने जो ताकत दिखाई वो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। मिस्टर ली कुछ वारों से बच निकलने में कामयाब रहे, लेकिन जब अगले वार हुए तो वे विनाशकारी थे। उनका बचाव टूट चुका था और अब बारी थी उनके शरीर की। प्रशिक्षण के लिए रखे गए बॉक्सिंग बैग की तरह हान सेन ने मिस्टर ली पर अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। उनका शरीर मुड़ गया और विकृत हो गया। अलू अलू अलू। उन्मत्त गति और दुर्दांत शक्ति से मुक्का मारने की इस क्षमता का रोमांच अद्वितीय था, और हान सेन ने खुद को जी किंग राजा के रूप में कल्पना की, जो एक बदकिस्मत दुश्मन को धूल चटा रहा था। सिर्फ मुट्ठी से ही विनाश करना एक आदिम परमानंद का अनुभव कराता था। धमाका। मिस्टर ली एक बार फिर उड़ गए और ताबूत से टकरा गए। हान सेन की इच्छा थी कि वह वहां उड़कर जाए और उसे खत्म कर दे, लेकिन मिस्टर ली, जिनका शरीर चोटिल अंगों और टूटी हड्डियों के एक बोरे से ज्यादा कुछ नहीं था, हकलाते हुए बोले, हान जिंजी ने मेरी सेना को तोड़ दिया और अब उनके उत्तराधिकारी मेरे मिशन को तोड़ रहे हैं। धिक्कार है तुम्हारे दुष्ट वंश को। मैं भगवान बनने की कगार पर हूं और तुम मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कर रहे हो। हक मेरा है। भगवान? तुम भगवान बनना चाहते हो? हान सेन ये सुनकर चौंक गया। तुम हान जिंजी के उत्तराधिकारी हो। क्या तुमने अपने पूर्वजों से कुछ नहीं सीखा? रक्त सेना का पूरा उद्देश्य देवत्व का एक गुट इकट्ठा करना है, मिस्टर ली ने और खून खांसते हुए कहा। तुम किस तरह के भगवान बनने की उम्मीद कर सकते हो? हान सेन ने भौहें चढ़ाकर पूछा। तुम्हें शून्यता को तोड़कर 5वें अभयारण्य तक पहुंचना होगा, तब तुम ईश्वर बन जाओगे। मुझे ये जितना पसंद आया होगा, लगता है तुम्हारी सफलता की संभावना सबसे ज्यादा है, मिस्टर ली ने कहा। और हान जिंजी ऐसा क्यों नहीं कर सका? हान सेन ने पूछा। यह उसके लिए एक कल्पना से ज्यादा कुछ नहीं था। मेरी तरह वह भी इतनी महानता हासिल करने के लिए बहुत कमजोर था, मिस्टर ली ने मजाक उड़ाया। हान सेन मिस्टर ली को मारना चाहता था, लेकिन पहले वह कई सवाल पूछना चाहता था। इसलिए उसने पूछा, ब्लड लीजन में आत्मा सदस्य क्यों होते हैं? शुरुआत में इस संगठन की स्थापना किसने की थी? मिस्टर ली ने अपने होठों के कोने से बहता खून पोंछा और कहा, क्या तुम सचमुच उसके वारिस हो? मुझे लगता है कि तुम्हें किसी ने कुछ नहीं बताया। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? हान सेन ने जवाब दिया। आखिरकार मुझे लगता है ऐसा नहीं है। मिस्टर ली ने थोड़ा संभलने के लिए रुककर समझाया, ब्लड लीजन का निर्माण मनुष्यों और आत्माओं के मिलन से हुआ है। इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। इसका क्या मतलब है? हान सेन ने भौहें चढ़ाईं। मिस्टर ली मुस्कुराए और बोले, आपको क्या लगता है हम कहाँ से आए हैं?
हान सेन का दिल तेजी से धड़क उठा और वह बोल पड़ा, क्या ब्लड लीजन का निर्माता अभयारण्य से आया था? क्या वह असुर की तरह अलायंस में चला गया? मिस्टर ली ने सिर हिलाया और समझाया, आप आधे तो सही कह रहे हैं, लेकिन असुर, वह तो कुछ भी नहीं था। वह एक तुच्छ लेकिन भाग्यशाली व्यक्ति था जो एक क्षतिग्रस्त देवता का वध करने में सक्षम था। हमारे रचयिता ही थे जो शून्य को तोड़कर 5वें अभयारण्य तक पहुंचने में सफल रहे। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि पूरी मानव जाति की उत्पत्ति अभयारण्यों में हुई है? हान सेन चिल्लाया और उसकी आवाज़ टूट गई। यही वह रहस्य है जिसे ब्लड लीजन ने हमारी स्थापना के समय से ही छुपा रखा है, मिस्टर ली ने कहा। 5वें अभयारण्य में क्या है? हान सेन ने पूछा, क्योंकि मिस्टर ली ने जो कहा वह बहुत चौंकाने वाला था। उसे जवाब चाहिए था। मिस्टर ली ने सिर हिलाकर जवाब दिया, यही तो हम सब जानना चाहते हैं। यह अंततः सर्वविदित होगा या नहीं, यह अनिश्चित है, लेकिन यदि आप स्वयं ईश्वर बन जाएं, तो आपको अवश्य ही पता चल जाएगा। तो फिर हान जिनजी कौन है? उसके साथ क्या हुआ? हान सेन ने पूछा। मिस्टर ली मुस्कुराए और बोले, वह तो झूठा है। मुझे लगा था कि उसके पास अवशेष ढूंढने में मेरी मदद करने के लिए ज़रूरी शक्ति है, लेकिन उसने मेरी कोई मदद नहीं की। उसने सेना में तबाही मचा दी, मेरा नक्शा चुरा लिया और अवशेष अपने पास रख लिया। जाहिर है उसने फिर उसे तुम्हें दे दिया। मिस्टर ली जो कुछ भी हान सेन को बता रहे थे उससे वह हैरान रह गया। क्यूई गोंग मास्टर हान जिनजी एक झूठा व्यक्ति था जो रक्त सेना की संपूर्णता को धोखा देने में कामयाब रहा था। हान सेन ने अब तक अपने दिमाग में एकत्रित की गई सारी जानकारी को इकट्ठा करने की कोशिश की और उसने पूरी कहानी को अपने दिमाग में एक मेज पर रखकर व्यवस्थित करने की कोशिश की। मनुष्य उन अभयारण्यों से उत्पन्न हुए प्राणी थे जहां रक्त सेना का निर्माण हुआ था। असुर की तरह जिस प्राणी ने रक्त सेना का निर्माण किया वह देवता बन गया, फिर किसी तरह गठबंधन में चला गया। असुरों ने शूरा का निर्माण किया, जबकि मनुष्यों ने और मनुष्यों की उत्पत्ति की। गठबंधन में रक्त सेना संगठन का एक और अध्याय भी स्थापित किया गया। बेबी घोस्ट अभयारण्यों में ब्लड लीजन का सदस्य था, जबकि मिस्टर ली ब्लड लीजन के एलायंस चैप्टर का सदस्य था। मनुष्य लंबे समय तक इन अभयारण्यों में वापस नहीं लौट पाए और अपने इतिहास का एक बड़ा हिस्सा वहीं छोड़ गए। जब तकनीकी प्रगति एक निश्चित सीमा तक पहुंच गई तो मनुष्य अपनी इच्छानुसार अभयारण्यों में टेलीपोर्ट करके आ जा सकते थे और अन्वेषण कर सकते थे। जब हान सेन ने स्वयंभू नेता से पहले मुलाकात की थी तो वह छाया उस व्यक्ति का प्रतिबिंब हो सकती थी जो भगवान बनने से पहले था। हान सेन को लगा कि मिस्टर ली से उसने जो ज्ञान का भंडार सीखा था वह अविश्वसनीय जरूर था, लेकिन पूरी तरह से अविश्वसनीय भी नहीं। इसका मतलब था कि जो लोग उसने पहले देखे थे वे प्राचीन मानव थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि छाया हान सेन को अपना बच्चा कहती रही, और हान सेन को समझ नहीं आ रहा था कि मिस्टर ली को उस अवशेष की ज़रूरत क्यों थी। उसकी अभी अभी दिखाई गई शक्ति को देखकर यह पूरी तरह मुमकिन था कि वह आदमी उस अवशेष को देवता बनाना चाहता हो। उसने अवशेष ढूंढने में मदद के लिए क्यूई गोंग मास्टर हान जिनजी को नियुक्त किया था, शायद इसलिए कि वह खुद ये काम नहीं कर सकता था। लेकिन हान जिनजी ने पूरी ब्लड लीजन को धोखा देकर नक्शा भी अपने नाम कर लिया। हान सेन ने सोचा कि हान जिनजी ने स्वयं ही नक्शा प्राप्त किया था और उसने केवल अंकल बग से अवशेष और जीवन द्वार का पता लगाने में सहायता मांगी थी। हान सेन ने सोचा कि इस कहानी में कुछ गड़बड़ है और उसे मिस्टर ली से और भी कुछ पूछना था, इसलिए उसने पूछा, क्या हान जिनजी अभयारण्यों की खोज से पहले या बाद में शामिल हुआ था? मिस्टर ली ने उसे तिरस्कार से देखा और कहा, अगर हान जिनजी ने हमारा शोध नहीं चुराया होता तो एलायंस टेलीपोर्टर कैसे बनाता? एलायंस तो बस भाग्यशाली था कि उसके पास क्रिस्टलाइजर तकनीक थी। जब हान जिनजी 7वीं टीम में थे तो माना जाता है कि वे जिस स्थान पर गए थे वह अभयारण्य था। हालांकि तकनीक अभी परिपक्व नहीं हुई थी और जिस क्षेत्र में वे पहुंचे वह शायद 5वां अभयारण्य रहा होगा। हो सकता है कि वे बिना किसी जानकारी के वहां पहुंच गए हों। हान सेन को ठीक से पता नहीं था कि वहां क्या हुआ था, लेकिन उसने जो कुछ भी जाना था उसके अनुसार उस टीम के लोगों को किसी ऐसे प्राणी या देवता ने धोखा दिया था जो खुद को भगवान कहता था। हान जिनजी को उन पवित्र स्थलों के बारे में ज़रूर पता होगा जहां वह पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हान सेन ये सोचे बिना नहीं रह सका कि उस आदमी ने ऐसी इच्छा क्यों की। उसे समझ नहीं आया। अगर उसे हर बात का जवाब चाहिए था तो हान सेन जानता था कि उसे एक और मंजिल तक पहुंचना होगा, 5वां अभयारण्य। वहां पहुंचते ही उसे पता था कि सब कुछ साफ हो जाएगा। क्या यह आश्रय कभी उस नेता का था जो बाद में देवता बन गया? हान सेन ने मिस्टर ली से पूछा। मिस्टर ली ने सिर हिलाया और फिर गर्व से बोले, ये सचमुच नेता का आश्रय था। यहाँ सिर्फ उनके बच्चे ही आ सकते हैं और अगर उनका कोई संबंध न हो तो कोई देवता भी यहाँ नहीं आ सकता। हान सेन इन खुलासों पर विचार करते हुए फिर एक बात सोच में पड़ गया। उसे आश्चर्य हुआ कि असुर के उत्तराधिकारी अभयारण्यों में प्रवेश क्यों नहीं कर पा रहे थे। वह ये भी जानना चाहता था कि तीसरे देवता के अभयारण्य में असुर द्वारा किसी देवता को कैसे क्षतिग्रस्त किया जा सकता है और कैसे उसे मारा जा सकता है।
हान सेन इस बात को लेकर 100% आश्वस्त नहीं हो सके कि उन्हें इन मामलों के बारे में सच बताया जा रहा है, लेकिन पहेली के ये टुकड़े उस जानकारी से मेल खाते हैं जो उन्होंने पहले एकत्र की थी। यह अवशेष क्या है? हान सेन ने 9 जीवन वाली बिल्ली की ओर देखते हुए पूछा, जो अभी भी उसके सिर पर बैठी थी। ये हमारे पूर्वज का जीनोकोड होगा, जिसका नाम मैं सच में नहीं जानता। यह उनके देवता बनने के बाद बना था। मिस्टर ली ने अपनी लाल आंखें 9 जीवन वाली बिल्ली की ओर घुमाईं और आगे कहा, और यह आश्रय का संरक्षक प्राणी है। मुझे उस पूर्वज से इसके संबंध के बारे में पक्का नहीं पता, लेकिन मुझे अच्छी तरह पता है कि जीनोकोड बिल्कुल उसके जैसा दिखता है। हान सेन और भी कुछ पूछना चाहता था, लेकिन मिस्टर ली ने उसे एक अजीब सी मुस्कान दी। उसने कहा, समय खत्म हो गया है। हान सेन का चेहरा बदल गया। उसे पता था कि क्या हो रहा है, इसलिए उसने मिस्टर ली की तरफ एक मुक्का मारा। इससे पहले कि प्रहार जमीन पर पड़ता, ढक्कन हटते ही ताबूत तेज रोशनी से चमकने लगा। तभी मिस्टर ली अपनी आखिरी ताकत के साथ अंदर कूद पड़े। जब मेरा पुनर्जन्म होगा तो मैं एक देवता के रूप में उठूंगा। ताबूत का ढक्कन बंद होते ही मिस्टर ली की आवाज़ गूंजी। हान सेन ने ढक्कन को पकड़ लिया और उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन चाहे वह कितनी भी जोर से खींचे, वह टस से मस नहीं हुआ। अपनी ताकत बचाओ, वह ईश्वर की धरोहर है। अगर वह खोलना न चाहे तो कोई उसे खोल नहीं सकता। हान सेन ने अचानक 9 जीवन वाली बिल्ली को बात करते सुना। क्या ये पेंडेंट इस भगवान ने दिया हुआ जीनोकोड नहीं है? क्या इसकी शक्ति ताबूत खोलने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती? हान सेन ने उस प्राणी से पूछा। अपनी प्रतिष्ठा को देखते हुए उसे इस बात पर ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ कि 9 जीवन वाली बिल्ली बोल पा रही थी। 9 जीवन वाली बिल्ली ने आंखें मूंदकर उसे जवाब दिया, ये चीज़ कोई जीनोकोड नहीं है। अगर भगवान के पास होता तो वह ताबूत खोल सकते थे, लेकिन तुम भगवान नहीं हो। तुम्हारा इसे न खोल पाना बिल्कुल सामान्य बात है। जब 9 लाइफ कैट ने यह कहा तो पेंडेंट पर लगी लाल रोशनी मंद होकर लुप्त होने लगी। हान सेन ने पहले ही मान लिया था कि यह 9 जीवन वाली बिल्ली थी जिसने मिस्टर ली पर विजय पाने के लिए पेंडेंट की शक्ति को सक्रिय किया था, लेकिन उसने बिल्ली से पूछा, क्या उसे ताबूत से बाहर निकालने का कोई और तरीका नहीं है? 9 जीवन वाली बिल्ली ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, तुम दोनों आश्रय के स्वामी के उत्तराधिकारी हो, लेकिन उसके खून में कुछ गड़बड़ है। वह स्वामी को देख नहीं पाया। भले ही वह ताबूत में प्रवेश कर गया हो, लेकिन उसकी अवस्था में उसके देवता बनने की संभावना कम है। 9 जीवन वाली बिल्ली काफी बातूनी थी और उसने आगे कहा, और अगर कुछ भी हो तो ताबूत का उपयोग करके भगवान बनना अच्छी बात नहीं होगी। क्यों? हान सेन ने पूछा। 9 जीवन वाली बिल्ली ताबूत के ढक्कन पर वापस कूद गई और उस स्थिति में वापस आ गई जहां हान सेन ने उसे देखा था। उसने समझाया, मैंने इस आश्रय की रक्षा करने का वादा किया था जब तक कि ईश्वर का कोई उत्तराधिकारी इसे खोलने न आए। मेरा काम अब पूरा हो गया है। अब यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है। 9 जीवन वाली बिल्ली ने अपने नीचे रखे ताबूत और आसपास के क्षेत्र को देखा और दुखी होकर बोली, ये बहुत समय से मेरा बिस्तर है। मुझे कहीं और सोने की आदत नहीं है। उसके बाद 9 जीवन वाली बिल्ली लाल फर वाली टोपी की तरह हान सेन के सिर पर वापस कूद गई। चलो चलें, मैं कुछ समय के लिए तुम्हारे साथ चलूंगी, 9 जीवन वाली बिल्ली ने दृढ़ता से कहा। हान सेन जानता था कि अगर किसी देवता ने उसे अपने आश्रय की रक्षा करने के लिए कहा था तो वह प्राणी असाधारण रूप से शक्तिशाली रहा होगा। वह जानता था कि उसके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करना ही सबसे अच्छा होगा और हो सके तो उसे अपना साथी बनाकर रखना होगा। अगर हम अभी चले गए तो मुसीबत में पड़ जाएंगे। हान सेन ने 9 लाइफ कैट को आउटर स्काई शेल्टर और सेक्रेड शेल्टर, अपने मिशन और स्थिति के बारे में बताना शुरू किया। आउटर स्काई और सेक्रेड तो तब भी मौजूद थे जब भगवान यहाँ थे। हालांकि उन्होंने कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की। यह अनुमान लगाना उनकी चतुराई थी कि केवल मनुष्य ही आश्रय में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उन्हें शक था कि तुम कोई उत्तराधिकारी हो सकते हो। 9 लाइफ कैट ने तिरस्कार से देखा। ये जानकर मुझे बहुत सुरक्षा महसूस होती है कि इस आश्रय का स्वामी इतना शक्तिशाली प्राणी है। क्यों न हम उन्हें बर्बाद कर दें? हान सेन ने कहा। 9 लाइफ कैट ने आंखें घुमाईं और कहा, मेरे पास आउटर स्काई और सेक्रेड का सामना करने की शक्ति नहीं है, और तुम जेनो गॉड स्क्वायर की असली शक्ति को भी अनलॉक नहीं कर सकते। मुझे यकीन है कि कोई ना कोई रास्ता जरूर है जिससे हम उनसे बच निकल सकते हैं। कोई बात नहीं तो? हान सेन ने कुछ सोचने के लिए रुककर कहा, हम तो जा ही रहे हैं। खैर, अगर तुम्हें कुछ ले जाना है तो अभी सामान पैक करने का सबसे अच्छा समय है। 9 जीवन वाली बिल्ली उसकी बात सुनकर खुश हुई और हान सेन के शब्दों में लालच की झलक देख ली। उसने हान सेन से कहा, और यहाँ से कुछ भी अपने साथ ले जाने के बारे में मत सोचना। तुम्हें इस जगह से कुछ भी नहीं ले जाना चाहिए। अगर तुम ऐसा करोगे तो इस जगह की रक्षा करने वाला जादू टूट जाएगा और फिर कोई भी अंदर आ सकता है। हालांकि जब तुम सम्राट की शक्ति प्राप्त कर लोगे तो बेझिझक वापस आ जाना और अपना असली मालिकाना हक जताना। लेकिन मिस्टर ली पहले से ही यहाँ है, हान सेन ने कहा। वह ताबूत में है और यह एक आश्रय है।
वैसे भी आपके पास जेनो गॉड स्क्वायर है। मुझे लगता है कि मिस्टर ली हजारों सालों तक उस पत्थर के पिंजरे में रहेंगे, चाहे वह सफल हो या नहीं, नाइन लाइफ कैट ने समझाया। हान सेन ये सुनकर खुश हुआ और उसने कहा, ऐसे में तो मुझे डरने की कोई बात नहीं है। मैं उस समय में 100 गुना भगवान बन सकता हूँ। मुझे लगता है तब कोई चिंता की बात नहीं है। यह अफसोस की बात थी कि हान सेन अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सका, लेकिन वह ब्लड पल्स सूत्र का जीनो कोर और 9 लाइफ कैट लेकर जा रहा था। यह एक अच्छी उपलब्धि थी जिससे वह काफ़ी खुश था। हान सेन को अभी तक असली खून का इस्तेमाल कैसे करना है या इससे क्या फ़ायदा हो सकता है, यह नहीं पता था। ये बिल्कुल एक नवजात शिशु जैसा था, यानी आप नहीं जान सकते कि एक नवजात शिशु का शरीर क्या कर सकता है या क्या हासिल कर सकता है। उसे समय रहते खुद ही यह पता लगाना होगा। ये जीनो कोर की प्रतिभा पर निर्भर करता था। कुछ जीनो कोर तो बहुत अच्छे नहीं होते थे, और चाहे आप उन्हें प्रशिक्षित करने और बेहतर बनाने में कितना भी समय या प्रयास लगाएं, इससे कुछ खास हासिल नहीं होता था। हान सेन 9 जीवन वाली बिल्ली को आश्रय से बाहर निकालने में कामयाब हो गया, और जब वे धुंध से ढकी दीवारों के पार थे तो उसने बिल्ली का पीछा करने का फैसला किया, जो एक विशिष्ट दिशा में जाना चाहती थी। वैसे क्या तुम्हारा कोई नाम है? हान सेन ने बिल्ली से पूछा। आप मुझे बिल्ली भगवान कह सकते हैं, नौजीवन बिल्ली ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर हम सब आश्रय के मालिक के वारिस थे तो बाकी टीम को क्यों मरना पड़ा? मिस्टर ली के अलावा बाकियों को मालिक की परछाई तो दिखनी चाहिए थी, हान सेन ने पूछा। बिल्ली देवता ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह आश्रय किसी देवता के आने से पहले से ही यहाँ था। ये जगह पुरानी है और भी पुराने कठोर समय का अवशेष है। बाकियों का दुर्भाग्य तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन उनके साथ जो हुआ उस पर ज्यादा ध्यान न देना ही बेहतर है। अगर तुमने सही कौशल का अभ्यास न किया होता तो तुम भी उनमें से एक होते। और अगर तुमने वे तकनीकें न सीखी होती तो तुम्हें छाया का बुलावा भी न मिलता। हान सेन ने आश्रय स्थल से पूरी तरह बाहर निकलने से पहले दोपहर के मध्य तक इंतजार किया। यू मियाओ, यू शुवान और देवी ने दरवाजों के पीछे से किसी को निकलते देखा और बड़ी उत्सुकता से खड़े हो गए। वह हान सेन था और वह अकेला ही वहां से जा रहा था। उन्हें तुरंत संदेह हुआ कि क्या हुआ होगा, और वे ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि उस स्थान के अंदर परीक्षणों में केवल एक ही मानव जीवित बचा था जिसके पास कांस्य जीनोकोर था। लेकिन ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उन्होंने बिल्ली देवता की मौजूदगी पर ध्यान दिया हो। ऐसा लग रहा था मानो बिल्ली का कोई अस्तित्व ही नहीं है या फिर वह उनके लिए अदृश्य हो। अंदर क्या हुआ? तुम्हें हमें सब कुछ बताना होगा, देवी ने तुरंत हान सेन से पूछा। नहीं नहीं, जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आओ, जब तुम वापस आओगे तो बात करेंगे, यू मियाओ ने देवी के पास हान सेन के सामने आते हुए कहा। माफ़ कीजिए, आपने कहा था कि हम इस खोज को एक साथ साझा करेंगे और यह एक संयुक्त प्रयास था। हमें इस मामले में सहयोग करना था। ये सुनते ही देवी का चेहरा तुरंत खराब हो गया। हमारा सहकारी उद्यम अब पूरा हो गया है। यू जुबान, उसे ले जाओगी ना? यू मियाओ ने ठंडे स्वर में कहा। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। देवी जानती थी कि अगर किसी खास टीम का सिर्फ एक ही व्यक्ति बाहर निकल गया तो लड़ाई छिड़ सकती है। ये सामूहिक प्रयास एक तमाशे से ज्यादा कुछ नहीं था। हान सेन ने जो कुछ उजागर किया था उसके लिए उन्होंने एक भाषण तैयार किया था, लेकिन उन्हें बोलने का अवसर ही नहीं दिया गया। यू शुवान की हान सेन के साथ चाल अविश्वसनीय रूप से तेज थी। जैसे ही उसने उसे दूर खींचा, बाहरी आकाश और पवित्र आत्माओं और जीवों के आपस में भिड़ने से वहां का इलाका तेजी से अराजकता में बदल गया। यू शुवान ने एक जहाज बुलाया और हान सेन को सुरक्षित जगह पर ले जाने के लिए उसकी मदद ली। कुछ ही देर में वे एक पुराने, बड़े मगर शानदार आश्रय के पास पहुंच गए। वह वहां खतरनाक गति से पहुंचा। तुम्हें बस हमें बताना है कि आश्रय के अंदर शुरू से आखिर तक क्या हुआ। हमें सब कुछ बताओ और इनाम तुम्हारा है। यू शुवान को चिंता थी कि हान सेन भी जल्द ही मर सकता है, जैसे बाकियों की मौत हो चुकी है, इसलिए वह हान सेन से जल्द बात करवाना चाहता था। यू शुवान ने जल्दी से एक पैनल तैयार किया और हान सेन ने उन्हें वह सब कुछ बताया जो वह बता सकता था। उसने ज्यादा संवेदनशील मुद्दों को टाल दिया या बातें गढ़ लीं, लेकिन ज्यादातर उसने उन्हें बताया कि आश्रय में क्या हुआ था। हान सेन ने उन्हें उस मीनार का वर्णन किया और बताया कि कैसे एक आदमी पाठ की एक पंक्ति पढ़कर मर गया था। उसने यू शुवान को भाग्य की दीवार और उसके पीछे पड़े भेड़ियों के झुंड के बारे में भी बताया। उसने उन्हें ताबूत के बारे में भी बताया और बताया कि कैसे उसकी पूरी टीम उसके पास मर गई थी। हालांकि कुछ ऐसी बातें थीं जिनका जिक्र हान सेन ने नहीं किया। इनमें शामिल थे कि वह दीवार को धक्का देकर खोलने वाला व्यक्ति था, वह छाया जिसका उसने सामना किया था, मिस्टर ली का रक्त सेना का नेता होना, तथा नौजीवन वाली बिल्ली की उपस्थिति। हान सेन द्वारा अपनी कहानी सुनाने के बाद यू शुवान के बगल में बैठी आत्मा ने उसके माथे पर एक आंख खोली। वह आंख एक रहस्यमय, अलौकिक आभा से चमक रही थी और हान सेन को घूर रही थी। उस आंख का भाव आक्रामक था और हान सेन को एहसास हो गया कि वह उसके मन की बात कह रही है। अरे,
वे मेरी यादें पढ़ना चाहते हैं ये देखने के लिए कि मैं सच कह रहा हूं या नहीं। हान सेन चौंक गया और उसने ऐसा होने की उम्मीद नहीं की थी। हालांकि बिल्ली भगवान ने उससे फुसफुसाते हुए कहा, अपनी आंखें बंद करो और विरोध मत करो। दर्द का नाटक करो और मैं इस मामले को संभाल लूंगा। हान सेन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपना चेहरा बड़ा चढ़ाकर सिकोड़ लिया, ऐसा दिखावा किया जैसे उसे दर्द हो रहा हो। अंततः वह आक्रामक भावना समाप्त हो गई। आत्मा ने अपनी तीसरी आंख बंद की और दूसरों की ओर मुड़कर कहा, वह झूठ नहीं बोल रहा था। उसने जो कुछ कहा वह सब सच था। तो लगता है हम एक बार फिर नाकाम हो गए, या कम से कम हमारी कोशिशें बेकार गईं। ताबूत खाली था। धिक्कार है, यू शुवान ने आह भरी। जब हान सेन उनके सामने खड़ा था तो वह उदास दिख रहा था। यू जुबान ने उसके बगल में खड़ी आत्मा से पूछा, उसे क्या हुआ है? आत्मा ने उत्तर दिया, मेरी सत्यदर्शी आंख ने उसकी स्मृतियां नष्ट कर दीं। आगे चलकर उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ हो सकती है। किस्मत से वह मंदबुद्धि तो नहीं होगा, लेकिन मुझे डर है कि उसकी स्मृतियां खो जाएंगी। शायद याददाश्त चली जाए, यही सबसे अच्छा है, मुझे लगता है। हम इस खबर को आश्रय से बाहर लीक होने का जोखिम नहीं उठा सकते, यू शुवान ने कहा। इसके बाद हान सेन को कोई स्थायी क्षति नहीं हुई। उसकी बुद्धि में कमी आई, लेकिन जो कुछ हुआ उसकी याददाश्त लगभग चली गई। कुछ दिनों बाद वह लगभग ठीक हो गया। युजुवान ने हान सेन को वादा किए गए जीनो फल दिए और एक आत्मा से उसे घर ले जाने को कहा। उन्होंने हान सेन को नहीं मारा क्योंकि उनका मानना था कि उसकी याददाश्त खो गई है, और वे चिंतित थे कि यदि वे उन लोगों को मारना शुरू कर देंगे जो उनके कहे अनुसार काम करते हैं तो भविष्य में अन्य मनुष्य उनकी मदद करने से कतराएंगे। जब मैं सम्राट बनूंगा तो मैं इन्हें जमीन पर जलाकर राख कर दूंगा। ये सब एक दूसरे के जैसे ही बदकिस्मत हैं। शैडो शेल्टर लौटने के बाद हान सेन गुस्से में था। वापस आकर वह सीधे एलायंस के पास गया ताकि कहीं कोई उसे ढूंढने न आ जाए। हालांकि अगली बार जब वह शिकार पर गया तो हान सेन ने फैसला किया कि वह सुपर किंग स्पिरिट मोड का सख्ती से उपयोग करेगा ताकि बाहरी आकाश के प्राणी उसे देख सकें। हान सेन द्वारा दिए गए सभी जीनो फल खा लेने के बाद वह अपने पवित्र जीनो पॉइंट की संख्या को अधिकतम कर पाया। उसके पास 10 अतिरिक्त जीनो पॉइंट भी बचे थे। हान सेन को अभी भी म्यूटेंट जीनो पॉइंट की ज़रूरत थी, लेकिन अब उसके सामने आने वाले किसी भी म्यूटेंट जीव को मारना उसके लिए एक मामूली काम होगा। हान सेन ने अपने क्रिस्टल कोर का उपयोग करके जेनो कोर स्टोरेज में प्रवेश किया। उसने सोचा कि एक भी प्राणी उसे चुनौती देने नहीं आया, जो कि बहुत अजीब बात थी। मुझे लगा कि मुझे महीने में कम से कम एक बार चुनौती मिलनी चाहिए। कोई आगे क्यों नहीं आ रहा? हान सेन ने रॉकमैन से पूछा। रॉकमैन ने उत्तर दिया, कोई चुनौती देने वाला नहीं है। हान सेन ने उससे दोबारा सवाल पूछा, लेकिन जवाब बिल्कुल वही रहा। उसने अलग लहजे में फिर पूछा, लेकिन जवाब नहीं बदला। चूंकि हान सेन ने एक भयानक प्रदर्शन किया था और अपने आखिरी प्रतिद्वंद्वी को भी मार गिराया था, इसलिए कोई भी उसे चुनौती देने को तैयार नहीं था। वह बहुत ही भयानक दुश्मन था और उसे चुनौती देना मौत को दावत देने के बराबर था। उसने बिना किसी पछतावे के ब्लैक माउंटेन गॉड और हॉट व्हील को मार डाला था। उसे भागने का मौका भी नहीं दिया गया था। कोई भी उससे लड़कर अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। यहाँ तक कि पुनर्जन्म लेने वाली आत्माएं भी हान सेन को चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर सकी, क्योंकि उनका मानना था कि उसके पास आत्मा पत्थरों को नष्ट करने की शक्ति थी। क्या मैं उन्हें चुनौती दे सकता हूँ? हान सेन ने आउटर स्काई शेल्टर और सेक्रेड शेल्टर के जीनो कोड देखकर पूछा। उसे गुस्सा आ रहा था। तुम कर सकते हो, लेकिन तुम तो पहले से ही नंबर 1 हो। जो तुमसे कमज़ोर हैं उन्हें चुनौती देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, रॉकमैन ने जवाब दिया। लीडरबोर्ड पर सेक्रेड शेल्टर के एक जीनो कोर का नाम रोशन था, जो दर्शाता था कि वह लड़ने के लिए तैयार है। बिना किसी हिचकिचाहट के हान सेन ने उसे चुनौती दी, लेकिन 1 सेकंड से भी कम समय में उनका निमंत्रण अस्वीकार कर दिया गया। मुझे लगा था कि तुमने कहा था कि मैं उन्हें चुनौती दे सकता हूँ, हान सेन ने रॉकमैन से पूछा। रॉकमैन ने कहा, आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन यदि प्रतिद्वंद्वी पहले ही अपने कोटे तक पहुंच चुका है तो वे चुनौतियों को अस्वीकार कर सकते हैं। हान सेन इससे थोड़ा निराश महसूस कर रहा था, लेकिन फिर रॉकमैन ने उससे कहा, कांस्य जेनो कोर रैंक 9 घोस्ट आई ने आपको एक चुनौती भेजी है। जब हान सेन को पता चला कि घोस्ट आई बाहरी आकाश आश्रय या पवित्र आश्रय से नहीं है तो वह काफ़ी निराश हुआ। फिर भी उसे अपना कोटा पूरा करने के लिए लड़ाई स्वीकार करनी ही पड़ी। स्वीकार करने के बाद वह अपने होने वाले प्रतिद्वंदी से मिलने के लिए निर्धारित युद्धभूमि में आगे बढ़ा। वहां हान सेन ने 3 आंखों वाला एक तेंदुआ देखा। उसका फर काला और भयावह था, मानो सबसे काला कोयला। तेंदुआ ज्यादा देर नहीं रुका और आगे की ओर दौड़ पड़ा, लेकिन वह दुश्मनी में नहीं भाग रहा था। दौड़ते हुए वह तुरंत गिड़गिड़ाने लगा, मैं यहाँ लड़ने नहीं आया हूँ। रुको रुको, मैं यहाँ एक समझौते पर चर्चा करने आया हूँ जो हम कर सकते हैं। मैं यहाँ लड़ने नहीं आया हूँ।
हान सेन को लगा कि उसे एक और सुपर जीव शिशु को मारने का मौका मिला है, लेकिन ये सुनकर वह थोड़ा चौंक गया। उसने इसकी उम्मीद नहीं की थी। कोई व्यवस्था? कौन सी व्यवस्था? हान सेन ने काले पैंथर को देखते हुए पूछा। तुम पहले से ही पहले स्थान पर हो और तुम्हारा जीनोकोर 9 बार पहले ही मजबूत हो चुका है, इसलिए उस ऊंचे स्थान पर बने रहना व्यर्थ है। अगर तुम माचिस फेंक दो और मुझे पहले स्थान पर रख दो तो मैं तुम्हारा ऋणी रहूंगा और तुम्हें जो चाहो दे दूंगा। तेंदुआ तुरंत मारे जाने के डर से जितनी जल्दी हो सके सब कुछ बोल गया। पैंथर जानता था कि वह हान सेन को हरा नहीं पाएगा, इसलिए वह चतुराई से उससे पहला स्थान खरीदने की उम्मीद कर रहा था। ऋणी की परिभाषा बताए, आप वास्तव में क्या पेशकश करने को तैयार हैं? हान सेन ऐसे सौदे पर विचार करने को तैयार था, लेकिन तभी जब कीमत सही हो। अगर पेशकश बेकार हुई तो वह पैंथर को मार डालेगा। हालांकि कोई सौदा नहीं हुआ था, फिर भी पैंथर यह सुनकर बहुत खुश हुआ कि वह सौदे पर विचार करने को तैयार है। उसे डर था कि कहीं उसकी बात सुने बिना ही उसे मार न दिया जाए। कीमत की कोई परवाह नहीं है और आप जो भी रकम देना चाहें हम आपको दे सकते हैं। परगेटरी शेल्टर एक शानदार जगह है, मैं आपको बता दूं। अपनी कीमत बताए, हम आपको निराश नहीं करेंगे, पैंथर ने कहा। परगेटरी शेल्टर में क्या है? हान सेन अब भी उसकी बात सुनने को तैयार था, लेकिन उसने पैंथर को किसी अमीर टाइकून के बच्चे के रूप में चित्रित किया जो अपने पिता के क्रेडिट कार्ड से तरक्की की सीढ़ियां चढ़ सकता था। हर तरह की, आपको 1 किलो घोस्ट आई ग्रास हेल्फायर मिल सकता है। पता है, बढ़िया चीज़ें। पैंथर ने कई चीज़ें गिननी शुरू कर दी, सबके नाम अजीबोगरीब थे जिनके बारे में हान सेन ने पहले कभी नहीं सुना था। ऐसे फल के बारे में क्या जो सुपर जीनो पॉइंट प्रदान कर सकते हैं? हान सेन ने पूछा। नहीं, लेकिन हमारे पास एक सुपर घोस्ट ट्री जरूर है। इसके फल सुपर जीवों के बच्चे पैदा कर सकते हैं। इन्हें खाना फल खाने से बेहतर है, पैंथर ने कहा। एक आलीशान घर में कोई फल नहीं होता, क्या तुम यही कह रहे हो? हान सेन को उस पर विश्वास नहीं हुआ। पैंथर थोड़ा घबराया और बोला, हमारे पास फलदार पेड़ थे लेकिन उन्हें हाल ही में काटकर खा लिया गया। तो फिर सुपर जीनोकोर के बारे में क्या? हान सेन ने पूछा। पैंथर एक पल के लिए चिंता में डूब गया। क्या ऐसी किसी चीज़ के लिए आपको किसी सम्राट या महाप्राण को मारने की ज़रूरत नहीं है? मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ महोदय, लेकिन अगर परगेटरी शेल्टर में कोई सम्राट होता भी तो उसे इस तरह के सौदे में पेश नहीं किया जाता। पैंथर अजीब और असहजता से मुस्कुराया। उसे पता था कि उसे ऑफर मिलते रहने चाहिए, इसलिए उसने कहा, लेकिन हमारे पास व्यापार के लिए रत्न जीनोकोर उपलब्ध हैं। हान सेन को पता था कि उसे सुपर जीनोकोर नहीं दिया जाएगा, लेकिन इस संभावना को देखते हुए कि उसे यह मिल सकता है, उसने सोचा कि पूछना उचित होगा। रत्न जीनोकोर, देखते हैं। बेकार, हान सेन ने प्रस्ताव पर अपनी निराशा को बढ़ा चढ़ाकर बताया और फिर पूछा, लेकिन सिर्फ पूछने के लिए, ये करते क्या हैं? क्या इन रत्न जीनोकोर में कोई अतिरिक्त विशेष गुण या शक्तियां हैं? सच कहूं तो हान सेन को रत्न जीनोकोर से कोई आपत्ति नहीं थी। पहले स्थान पर बने रहना उसके लिए ज्यादा चिंता की बात नहीं थी और उसे कुछ अच्छे रत्नों से बदलना एक सार्थक काम था। पैंथर ने उसके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, वाह, इन रत्नों के जीनोकोर की शक्तियां अविश्वसनीय रूप से अच्छी हैं। आपको इससे बेहतर कहीं और मिलना मुश्किल होगा। मैं वादा करता हूं, अगर आप इनमें से एक भी स्वीकार कर लेंगे तो आपको निराशा नहीं होगी। पैंथर ने हान सेन के लिए एक जीनोकोर बुलाया ताकि वह उसे देख सके। राज्य के नियमों के कारण वह उसकी शक्तियों को प्रदर्शित नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी शक्तियों को शांत कर दिए जाने के बावजूद हान सेन उसे अच्छी तरह देख सकता था। लेकिन इससे उसे ज्यादा कुछ पता नहीं चला। कुल मिलाकर ये कुछ खास नहीं लग रहा था। हान सेन देख सकता था कि यह एक नीला रत्न है और उसे कोई अंदाजा नहीं था कि यह क्या करता है। हालांकि पैंथर यह समझाने को तैयार था कि यह क्या है। यह एक डार्क एलिमेंट जीनोकोर है जिसे घोस्ट आर्मर कहा जाता है। इसमें एलिमेंटल डैमेज के खिलाफ बहुत अच्छी सुरक्षा क्षमता है। ये कवच वास्तव में कैसा दिखता है, ये देखने के लिए आपको इसका इस्तेमाल करना होगा। हान सेन कल्पना कर सकता था कि ऐसा कवच कितनी उपयोगी हो सकता है। हालांकि ये निश्चित रूप से एक परिस्थितिजन्य कवच था। जो कवच विशेष रूप से तात्विक क्षति के विरुद्ध प्रभावी था, उसमें वास्तविक भौतिक क्षति से बचाव के लिए लगभग 0 गुण थे। शैली हान सेन के लिए एक और चिंता का विषय थी, इसलिए ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि जब वह जीनोकोर स्टोरेज में था तो वह ये नहीं देख पाया कि यह उस पर कैसा दिखेगा। वह पेड़ क्या था जिसका तुमने पहले जिक्र किया था? हान सेन ने पूछा। चीते ने ऐसे ही एक पेड़ का बीज मंगवाया और कहा, मैं पेड़ को हिला तो नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक पेड़ का बीज दे सकता हूँ। तुम्हें उसे ले लेना चाहिए। बहुत बढ़िया पैंथर बॉय, मुझे लगता है तुम एक अच्छे इंसान हो। हान सेन ने बीज स्वीकार कर लिया और तुरंत ही उसमें जीवन शक्ति को महसूस कर पाया। शुक्रिया, और इससे भी बढ़कर तुम्हें इसका अनुभव होना चाहिए। फिर पैंथर ने घोस्ट आर्मर जीनोकोर सौंप दिया।
हान सेन ने उसे स्वीकार कर लिया और वह वैसा ही था जैसा बताया गया था। वह एक रत्नजड़ित डार्क जीनोकोर था। मैं तुम्हें अभी पहला स्थान दे सकता हूँ, लेकिन एक बार जब तुम मजबूत हो जाओ तो तुम्हें मुझे चुनौती देनी होगी और इसे वापस सौंपना होगा, हान सेन ने कहा। यह कोई समस्या नहीं है, पैंथर ने सहमति व्यक्त की। बधाई हो, आपने कांस्य जीनोकोर स्टोरेज में प्रथम रैंक प्राप्त की है, हान सेन ने आंखें सिकुड़ते हुए कहा। आपको मेरा धन्यवाद, सज्जन। पैंथर स्पष्ट रूप से अपने उत्साह और खुशी को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहा था। अगर आपको कभी और बिजनेस डील करने की इच्छा हो तो मुझसे मिलना। हान सेन ने हाथ हिलाया और तुरंत जीनोकोर स्टोरेज से बाहर चला गया। हान सेन का स्थान गिरकर दूसरे स्थान पर आ गया। पहले स्थान पर घोस्ट आई थी। हान सेन ने दोबारा जांच करने के लिए अपने क्रिस्टल अंडे की ओर देखा और उसने देखा कि उसके पास अभी भी 9 अतिरिक्त सैनिक थे। कुछ भी नहीं खोया था। आश्रय में वापस आकर हान सेन ने अपना नया कवच पहना और अंधकार तत्वों की क्षमताएं दिखानी शुरू कर दीं। हान सेन की त्वचा पर एक नीला आवरण छा गया जो फिर उसके चारों ओर एक होलोग्राफिक कवच की तरह बाहर की ओर फैल गया। कवच अपने नाम के अनुरूप ही था। यह कोई ठोस कवच नहीं था, बल्कि हान सेन एक पारदर्शी प्रेत जैसा लग रहा था। कुल मिलाकर यह कोई बुरा सौदा नहीं था। कवच को कुछ देर इस्तेमाल करने के बाद हान सेन को यह बहुत पसंद आ गया। इसके गुण उसे बहुत पसंद आए क्योंकि यह अंदर से पहनने वाले को ढक लेता था और उसकी जीवन शक्ति को कमजोर कर देता था। इसकी रक्षा शक्ति अद्भुत थी। जीनोकोर कवच को भी पशु आत्मा कवच से अलग तरीके से परिभाषित किया गया था और यदि आप चाहें तो आप एक ही समय में प्रत्येक का एक सेट उपयोग कर सकते थे। मुझे सचमुच फिर से पहला स्थान हासिल करना चाहिए। शायद कोई और भी मेरे साथ व्यापार करना चाहेगा, हान सेन ने मन ही मन कहा। लौटने से पहले हान सेन ने बगीचे में सुपर स्पिरिट ट्री का बीज बोया। उसने पेड़ पर लगे काले क्रिस्टल से एक जीवन बूंद डाली और देखा कि कैसे वह तुरंत अंकुरित होकर बढ़ने लगा। एक जीवन बूंद 1 वर्ष के विकास के बराबर थी और उन्होंने सोचा कि ऐसे पेड़ को पूरी तरह विकसित होने और फल देने में कितना समय लगेगा। अगले दिन हान सेन जीनोकोर स्टोरेज में वापस आया और घोस्ट आई को चुनौती दी। जब पैंथर को चुनौती का निमंत्रण मिला तो उसने उसे अस्वीकार कर दिया और हान सेन से कहा, मैंने तुम्हें प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए बीज दिया था। मैं इतनी जल्दी यह ऊंची सीट क्यों छोड़ दूंगा। पैंथर ने कभी भी हान सेन को यह सब वापस देने की योजना नहीं बनाई थी। और उसने तो उन दूसरी आत्माओं से भी संपर्क साध लिया था जो उसके साथ पहला स्थान पाने के लिए व्यापार करने को तैयार थीं। पैंथर को एक अन्य प्रतियोगी का निमंत्रण मिला जिसे उसने सहर्ष स्वीकार कर लिया। यह एक ऐसी आत्मा थी जो उसे भी प्रथम स्थान दिलाना चाहती थी। वह आत्मा मोटी जेब वाली थी और पैंथर को यकीन था कि वह इतनी दौलत लेकर जाएगा कि हान सेन से हुए नुकसान की भरपाई हो जाएगी और उससे भी ज्यादा। हान सेन पैंथर के मना करने पर नाराज नहीं हुआ, बल्कि वह समझ गया और हंस पड़ा। अगर तुम्हें लगता है कि मेरी चुनौती ठुकरा कर तुम मुझे हमेशा के लिए टाल सकते हो तो तुम एक नादान बच्चे हो। हान सेन स्टोरेज से बाहर निकला और पुनः प्रवेश के लिए अपने रियल ब्लड जीनोकोर को बुलाया। पुनः प्रवेश पर हान सेन ने रैंकिंग परीक्षण पूरा करने के लिए अपने रियल ब्लड जीनोकोर का उपयोग किया। रियल ब्लड जीनोकोर ने ब्लैक क्रिस्टल का 20% सोख लिया था, जो बाकियों की तुलना में 2 गुना था। अगर इस जीनोकोर की ताकत का यही पैमाना होता तो यह उसके बाकी कोर से भी ज्यादा होता। रॉकमैन की तीसरी आंख ने जीनोकोर को स्कैन किया और फिर से एक चक्करदार ऊंचे योग से उल्टी गिनती शुरू कर दी। किसी और जगह एक खास युद्ध क्षेत्र में पैंथर लाल बालों वाली एक आत्मा के साथ चर्चा में व्यस्त था। तो तुम क्रिस्टल कोर के मालिक से मिले। उसने तुम्हारे खिलाफ कौन सी शक्तियां इस्तेमाल की? लाल बालों वाली आत्मा ने पूछा। पैंथर ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ जवाब दिया, दरअसल मैंने उसे हराया नहीं। मैंने तो पहला स्थान पाने के लिए बहुत पैसा खर्च कर दिया। मुझे तो उसके जीनोकोर को देखने का भी मौका नहीं मिला। क्या आप बता सकते हैं कि वह आत्मा थी या प्राणी? लाल बालों वाली आत्मा ने पूछा। पैंथर बोला, नहीं, वह घने कोहरे में डूबा हुआ था। मैं उसे ठीक से देख नहीं पाया। अगर मुझे ऐसी बातें पता होती तो मैं इस जगह की बजाय उसकी जानकारी नीलाम कर देता। आत्मा ने सिर हिलाया और वह जानता था कि अगर पैंथर को क्रिस्टल कोर के मालिक के बारे में पता होता तो वह उस जानकारी को भी व्यापार के लिए इस्तेमाल कर लेता। यह एक तरह का जीवन बीमा भी होता। जो चीज़ें तुम्हें चाहिए वो यहाँ हैं, इन्हें ले लो और लड़ाई शुरू कर दो, आत्मा ने उन चीज़ों को बुलाने के बाद कहा जिन पर उन्होंने सौदा करते समय सहमति जताई थी। पैंथर की आंखें अचानक लालच से चमक उठीं। उसे जो चीज़ें मिलने वाली थीं उनकी कीमत हान सेन को दिए गए सामान से कहीं ज़्यादा थी। बिजनेस में माहिर इस बिल्ली के लिए चीज़ें बहुत अच्छी हो गई थीं। लेकिन जैसे ही पैंथर अपना इनाम लेने के लिए आगे बढ़ा, रैंकिंग लीडरबोर्ड चमक उठा। इससे दोनों आकृतियां स्थिर हो गईं। उनका व्यापार अभी पूरा नहीं हुआ था, इसलिए उनकी रैंक अभी बदलनी नहीं चाहिए थी। लेकिन एक बदलाव आया। अचानक पैंथर दूसरे स्थान पर आ गया।
उसकी जगह रियल ब्लड नाम का एक नया जीनोकोर आ गया। पैंथर को यकीन नहीं हो रहा था। उसे पता था कि लाल बालों वाली आत्मा के जीनोकोर को भी असली खून नहीं कहा जाता, तो फिर रैंकिंग क्यों बदली? क्या अब तुम पहले स्थान पर हो? पैंथर ने आत्मा से पूछा, बस स्थिति को देखते हुए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह क्या है? क्या तुम मुझसे ये सारा धन ठगने की कोशिश कर रहे हो? लाल बालों वाली आत्मा अचानक क्रोधित हो गई और उसने तेंदुए पर मुक्का मारा। तेंदुआ आत्मा से कहीं कमजोर था, इसलिए उसने पलटवार करने की बजाय स्थिति समझाने की पूरी कोशिश की। उसने विनती की, मैं तुमसे ये सामान ठगने की हिम्मत नहीं कर सकता। समझे, मैंने तुम्हारी चीज़ों को छुआ तक नहीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। लाल आत्मा देवता को पता था कि आखिरकार यह सच ही होगा। पहले स्थान पर बने रहना बेवकूफ़ी थी, ये देखते हुए कि उस पद के बदले में कोई कितना धन कमा सकता है। सच में, ये बस गलत समय था। किसी भी चीज़ से ज़्यादा यह मुक्का उसके दिल में अचानक उमड़ आए गुस्से को बाहर निकालने के लिए था। वह अपनी सारी दौलत गंवाने के बहुत करीब पहुंच गया था। वार सहने के बाद पैंथर खून की खांसी करने लगा था और घरघराती आवाज़ में उसने कहा, मुझे पता है, यह ज़रूर कोई और जीनोकोर रहा होगा जो फिर से पहले स्थान पर पहुंचने में कामयाब रहा। एक और क्रिस्टल कोर के इतनी जल्दी बाद? धिक्कार है, इस बार कौन हो सकता है? लाल आत्मा देवता का चेहरा बीमार लग रहा था और उन्हें शक था कि शायद यही मामला होगा। तेंदुआ परेशान था और उदास होकर जमीन पर तड़प रहा था। वह अपने सामने रखी सारी दौलत लेने के बहुत करीब पहुंच गया था, लेकिन अब वह उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसे बस एक मुक्का ही मिला था। ये तो बहुत बुरा है। एक जीनोकोर अचानक क्यों प्रकट हुआ और मुझे इस तरह लीडरबोर्ड से बाहर कर दिया? क्या गलत टाइमिंग थी? पैंथर फूट फूट कर रोने के कगार पर था। रियल ब्लड जीनोकोर पहले स्थान पर पहुंच गया और चौथे भगवान के अभयारण्य में बड़ा हंगामा मचा दिया। हाल ही में क्या हो रहा है? एक और जीनोकोर पहले स्थान पर पहुंच गया है। इतना डरावना जीनोकोर कौन बना सकता है? ऐसा लग रहा है कि चौथे देवता के अभयारण्य में एक बड़ा और भयावह बदलाव आने वाला है। जब ये शक्तियां बढ़ेंगी तो हम इस अभयारण्य को उलट पुलट होते हुए देख सकते हैं। मुझे आश्चर्य है, क्या क्रिस्टल कोर ज़्यादा मजबूत है या रियल ब्लड सचमुच नया चैंपियन है? मैं तो कहूँगा कि यह रियल ब्लड ही होगा, वरना ये क्रिस्टल कोर से आगे नहीं निकल पाता। क्रिस्टल कोर जानबूझकर घोस्ट आई से हारा, इसीलिए अब पीछे है। तुम्हें पता है उसने हॉट व्हील को एक ही वार में मार गिराया था, है ना? अरे, ये तो बहुत डरावना है। सब इतने ताकतवर हैं, मैं कैसे जी पाऊंगी? पवित्र और बाहरी आकाश आश्रय को सबसे ज़्यादा चिंतित होना चाहिए। जब ये दोनों शक्तियां समय के साथ बढ़ेंगी और परिपक्व होंगी, तो ये दो बड़े आश्रय ही निशाने पर होंगे। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये संभव है कि एक ही प्राणी चौथे भगवान के संपूर्ण अभयारण्य पर एक साथ शासन कर सके। क्या ये संभव है? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। क्या आपने पहले कभी किसी जीनोकोर को टेस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त करते सुना है? अब एक ही समय में दो हैं, इसलिए कहना मुश्किल है। ये सब सोचकर ही बहुत डर लगता है। सोचती हूँ कि आखिर इन पर किसका कब्जा होगा। क्या ये आत्माएं हैं या कोई जीव? चौथे भगवान के सभी अभयारण्य रियल ब्लड जीनोकोर के बारे में बात कर रहे थे। सुपर शेल्टर्स की प्रमुख ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि इसका मालिक कौन है, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। हालांकि जब रियल ब्लड ने प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया तो किसी ने भी मायावी जीनोकोर को चुनौती देने का साहस नहीं किया। ब्लैक माउंटेन गॉड के साथ जो कुछ हुआ, उसके बाद कोई भी इतना लापरवाह नहीं था कि उस कोर को चुनौती दे सके जो बाकी लोगों को पीछे छोड़कर इस तरह से प्रथम स्थान प्राप्त कर सकता था। लेकिन कोई चुनौती न मिलने पर हान सेन ऊब गया, इसलिए उसने जी यानरान से मिलने का फैसला किया। कभी कभी वह सुपर किंग स्पिरिट मोड का इस्तेमाल करते हुए म्यूटेंट जीनो पॉइंट्स के लिए कुछ म्यूटेंट जीवों का शिकार करने निकल जाता था, लेकिन ज्यादातर समय वह जी यानरान के साथ ही रहता था। उसके पेट में काफ़ी उभार आ गया था और उसका बच्चा लड़का होने वाला था। हान सेन इस दौरान उसके साथ रहना चाहता था और कुछ और नहीं करना चाहता था। सुपर किंग स्पिरिट जीनोकोर का निर्माण अभी तक नहीं हुआ था और उनका कोई भी कांस्य जीनोकोर अभी तक चांदी का नहीं बना था। हान सेन का स्तर बहुत तेजी से बढ़ा था और उसने अभ्यास में पर्याप्त समय नहीं लगाया था। हालांकि कुछ ही महीनों में हान सेन अपने म्यूटेंट जीनो पॉइंट्स को अधिकतम करने में सक्षम हो गया। इससे सुपर जीनो पॉइंट्स हासिल करना आखिरी काम रह गया। सुपर जीवों को मारना आसान नहीं था। अगर उसे कोई बच्चा न मिल जाए तो यह एक मुश्किल काम होता। सुपर जीवों को मारने से पहले हान सेन को अपनी शक्तियों के बराबर अपने जीनोकोर का स्तर बढ़ाना था, लेकिन उसने उनकी तलाश में ज़्यादा समय नहीं बिताया। वह जी यानरान के साथ गठबंधन में था और अच्छी जिंदगी जी रहा था। तीसरे देवता के अभयारण्य में कई सम्राट एक ही आश्रय में चर्चा के लिए एकत्रित हुए। समूह में कोई भी देव सम्राट या विनाश सम्राट मौजूद नहीं था। सुपर स्पैंग सब कुछ नष्ट करने में सक्षम था और लंबे समय तक लोगों का मानना था कि इससे मारे गए आत्माओं के स्पिरिट स्टोन भी टूट जाएंगे।
लेकिन यह मिथ्या आकाशीय शक्तियों जैसा नहीं था। जब वे अपनी लड़ाइयाँ हार जाते थे तो वे बस लंबे समय के लिए गायब हो जाते थे। कई लोगों ने मूर्खतापूर्वक यह मान लिया कि वे चौथे देवता के मंदिर में चले गए हैं। वहां एकत्रित हुए प्राणी और आत्माएं लगभग नो गॉड सम्राट और रूइन सम्राट के समान ही शक्तिशाली थे, जो अभयारण्य में सबसे शक्तिशाली थे। हम पुष्टि कर सकते हैं कि मानव चौथे देवता के अभयारण्य तक पहुंच गया है। हमें आकाश पर्वत पर कब्जा करने से कोई नहीं रोक सकता, इसलिए अब समय आ गया है कि हम उस जगह को वापस ले लें। हम उन्हें दिखा देंगे कि कौन मालिक है, खंडहर सम्राट ने ठंडे स्वर में कहा। उनमें से एक डायनासोर जैसा दिखने वाला उन्मत्त सुपर प्राणी बोला, मनुष्यों के बीच अभी भी वफादार सेवक हैं, जैसे कि किंग और सुपर प्राणी, लेकिन वे हमारी संख्या के बल के नीचे कुचल दिए जाएंगे। एक आत्मा ने कहा, यह शर्म की बात है कि हम इस प्रयास में सहायता के लिए राजा को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। केवल कमजोर मनुष्य ही बचे हैं, इसलिए हमें राजा की कोई आवश्यकता नहीं है, एक उन्मत्त सुपर प्राणी ने कहा। हमें एक समय निश्चित करना होगा और फिर हम एक साथ स्काई माउंटेन पर जाएंगे और सभी मनुष्यों को दिखाएंगे कि कौन मालिक है, नो गॉड सम्राट ने ठंडे स्वर में कहा। सभी जीव जंतु और आत्माएं एक साथ दहाड़ने और चिल्लाने लगी, इतनी तेज आवाज हुई कि छत लगभग गिर गई। जब हान सेन तीसरे देवता के अभयारण्य में था तो सम्राटों के लिए यह एक बुरा समय था। जब उन्हें पता चला कि हान सेन अब चौथे देवता के अभयारण्य में है तो वे सब मिलकर आकाश पर्वत पर फिर से कब्जा करने वाले थे। आकाश पर्वत। क्वीन एक महाप्राण प्राणी के विरुद्ध युद्ध में लगी हुई थी। हान सेन अपने परिवार और दोस्तों के लिए ढेर सारे लाइफ जीनो एसेंस छोड़ गया था और क्वीन को किसी और से ज्यादा मिले थे। उन्हें अवशोषित करने के बाद वह अकेले ही सुपर प्राणियों का सामना करने में सक्षम हो गई, हालांकि यह उसके लिए अभी भी कठिन था। सुपर जीवों से लड़ने में क्वीन का कौशल आंशिक रूप से इस तथ्य के कारण भी था कि उसने घोस्ट स्लैश सीखा था। ये क्वीन के सुपर बॉडी द व्हील ऑफ स्पेस के साथ अच्छी तरह से चला, जिस पर वह ऐसे भयानक जानवरों से लड़ते समय निर्भर थी। हालांकि यह विशेष सुपर प्राणी बेहद ताकतवर था। अगर उसके पास अंतरिक्ष का चक्र न होता तो वह पहले ही मर चुकी होती। वह खुद को संभाल रही थी, लेकिन ये स्पष्ट था कि वह नुकसान में थी। लेकिन अचानक उस जीव ने हमला करना बंद कर दिया और भागने लगा। रानी ये देखकर भ्रमित हो गई और जब वह देखने गई तो उसने देखा कि जीवों और आत्माओं की एक विशाल सेना आ रही है। रानी ने देखा कि नो गॉड एम्परर और रूइन एम्परर भी उनमें शामिल थे। यह एक बड़ा सहयोगात्मक प्रयास था, जिसका प्रमाण उन अनेक आत्माओं से मिलता है जो जीवों पर सवार होकर आगे आईं। ऐसा प्रतीत होता है कि आत्माएं अपने हिस्से का समझौता तोड़ रही हैं। क्वीन का चेहरा बदल गया। अपने सामने भीड़ को देखकर रानी तुरंत पीछे मुड़ी और उस आश्रय की ओर भाग गई जहां वह रहती थी। आज का दिन बहुत अच्छा है। हम अभी अभी स्काई माउंटेन पहुंचे हैं और अभी से ही किसी ऐसे व्यक्ति से मिल आए हैं जिसे वह जानता है। नो गॉड एम्परर ने क्वीन को स्पेस व्हील का इस्तेमाल करते देखा और उसे हान सेन की क्षमताओं की याद आ गई। इसलिए वह सीधे उसकी ओर चल पड़ा। सामान्य सुपर जीव और राजा आत्माएं उसे पकड़ नहीं पा रहे थे, लेकिन नो गॉड एम्परर उसे पकड़ सकता था। वह जितना तेज था उतना ही शक्तिशाली भी था और वह पूरी तरह से आगे की ओर झपटा, उसे 2 टुकड़ों में काट डालना चाहता था। रानी का शरीर चमका और गायब हो गया। जब वह दोबारा प्रकट हुई तो वह नो गॉड सम्राट की तलवार के आगे निकल चुकी थी। क्वीन का घोस्ट स्लैश हान सेन से बेहतर था क्योंकि उसकी सुपर बॉडी थी। वह अंतरिक्ष में टेलीपोर्ट कर सकती थी, जिससे उस पर होने वाले हमले बेअसर हो जाते थे। कोई भी देव तलवार उस हवा को नहीं काट सकती थी जिसमें वह जा रही थी, लेकिन रानी अपने आसपास के स्थान के ढांचे में हेरफेर करने में सक्षम थी और जहां भी तलवार गिरती थी वहां से खुद को हटा लेती थी। स्वर्गीय शक्ति के साथ मिलकर नो गॉड एम्परर रानी को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। वह उसके लिए बहुत फुर्तीली थी। ये देखकर ज्यादातर आत्माएं और जीव हैरान रह गए। उन्हें यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि कोई अनजान अनाम महिला इतनी कुशलता से काम कर सकती है। आत्माओं ने यह बात जोर से तो नहीं कही, लेकिन वे सभी मानती थीं कि इंसान एक बीमारी है। प्लेग फैलने से पहले ही वे सभी को मार डालने के लिए मजबूर हो गईं। रानी का पीछा करते हुए नो गॉड सम्राट का चेहरा काफी उदास हो गया था। उसने बार बार अपनी तलवार घुमाई, उसे काटने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब रानी अंतरिक्ष में यात्रा कर रही थी तो उसे एहसास हुआ कि नो गॉड स्वॉर्ड पास ही है। इसलिए उसने नो गॉड स्वॉर्ड को रोकने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल किया। कच्चा, उसकी तलवार टूट गई और उसका पीछा करने वाले की तलवार आगे बढ़ती रही, जिससे उसके कवच में छेद हो गया। इससे उसकी त्वचा में चोट लग गई और खून बहने लगा। हालांकि क्वीन ने इस लड़खड़ाहट पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने अपने पैरों में और ताकत और शक्ति जुटाई और समय के साथ छलांग लगाकर आगे बढ़ गई। वह जानती थी कि उस पहाड़ की ढलानों पर उसकी मौत हो सकती है और वह इससे संतुष्ट हो सकती थी, लेकिन वह दूसरों को टेलीपोर्टरों में वापस जाने या उस क्षेत्र से भाग जाने की चेतावनी देने से पहले मरना नहीं चाहती थी। हालांकि
रानी ने अभी तक अपने सुपर जीनो पॉइंट्स पूरे नहीं किए थे और नो गॉड एम्परर ने जब उसकी पलकें झपकाना सीख लिया तो वह उसे पकड़ पाया। उसने उसे एक और घाव दिया जिससे हवा में खून की फुहारें फूट पड़ीं। ऐसा कई बार हुआ और उसकी त्वचा लगातार कटने और घावों से भर गई। रानी ने अपनी पूरी शक्ति और कौशल का इस्तेमाल करके दुश्मनों के झुंड के आने से पहले ही वापस शरणस्थल की ओर दौड़ लगाए। लेकिन कुछ देर दौड़ने के बाद उसका एक भी अंग खून के धब्बे से रहित नहीं था। अपने मन में उठ रहे दर्द के बावजूद वह शांत और एकाग्र रही। उसने अपनी पूरी ताकत अपने खून से लथपथ पैरों में झोंक दी ताकि वह वापस उस जगह दौड़ सके जहां से वह सबको जाने के लिए कह सके। एक और हमला हवा को चीरता हुआ सीधे क्वीन के पीछे 2 हिस्सों में हुआ। क्वीन ने अभी अभी एक नया टेलीपोर्टेशन पूरा किया था और उसे पता था कि वह इससे बच नहीं सकती। उसे लगने लगा था कि वह वापस शेल्टर तक नहीं पहुंच पाएगी और यह हमला ही उसकी जान ले लेगा। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बजाय उसने मानव आश्रय स्थल की ओर चिल्लाकर कहा, आत्माएं आ गई हैं। वह अभी भी आश्रय स्थल से कुछ दूरी पर थी, लेकिन उसे उम्मीद थी कि बाहर अन्य लोग भी होंगे जो उसकी पुकार सुनेंगे और उसे वापस भेज देंगे। कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता, चाहे तुम कितनी भी जोर से चिल्लाओ, नो गॉड सम्राट ने ठंडे स्वर में कहा, अपनी तलवार उसकी पीठ की ओर उठाते हुए रानी को 2 टुकड़ों में काटने की उम्मीद में। धमाका! अचानक नो गॉड स्वॉर्ड के विरुद्ध एक चांदी की रोशनी फूट पड़ी। इससे तलवार रुक गई, जिससे रानी को कुछ हजार मीटर दूर जाने का पर्याप्त समय मिल गया। नो गॉड सम्राट की नज़र रानी से हट गई और इसलिए उसने आगे की ओर देखा। नो गॉड सम्राट के सामने एक फटा हुआ मांसल शरीर प्रकट हुआ था। उसने एक चमकदार भड़कीली उष्णकटिबंधीय शर्ट और शॉर्ट्स पहने हुए थे। उसने चप्पल पहनी हुई थी और वह निर्दयी सम्राट के सामने गर्व से खड़ा था। उसने धूप का चश्मा भी पहना हुआ था और उसके लंबे चांदी जैसे बाल थे। शी किंग, हम सब एक जैसे ही हैं। क्या तुम सचमुच वहां खड़े होकर उन घटिया और गंदे इंसानों की मदद करोगे? नो गॉड एम्परर ने शी किंग को ठंडेपन से देखा। जी किंग ने उसे तिरस्कार से देखा और कहा, किसने कहा कि हम एक जैसे हैं? बकवास बंद करो, मूर्ख। कोई भी देव सम्राट इतना क्रोधित नहीं था और इसलिए उसने कहा, मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम गद्दार मानव अपमानजनक। उसके बाद नो गॉड सम्राट ने अपनी तलवार जी किंग राजा की ओर घुमाना शुरू कर दिया। जी किंग की भुजाएं मांसपेशियां से उभरी हुई थीं और उसके बाल और कमीज लहरा रहे थे। उसने नो गॉड सम्राट की नो गॉड तलवार की ओर मुक्का मारा। हाँ, अगर तुम लड़ना चाहते हो तो हमें लड़ना चाहिए। समय बर्बाद करने से क्या फ़ायदा? जी किंग चिल्लाया। वेदना! जी किंग की उंगलियों की त्वचा थोड़ी फट गई और कट से खून बहने लगा। हालांकि हमले के बाद कोई भी देव सम्राट पीछे नहीं हटा। आत्माएं ये देखकर हैरान रह गईं। वे सभी आश्चर्यचकित थे कि नो गॉड सम्राट जी किंग राजा को गिराने में असमर्थ था। जी किंग की चांदी जैसी रोशनी बाहर की ओर फैलने लगी, जिससे युद्ध क्षेत्र लगभग अंधा हो गया। ये चांदी के सूरज की तरह था जो पूरे मैदान में तबाही मचा रहा था। अलू अलू अलू! नो गॉड एम्परर का चेहरा ठंडा और भावहीन था क्योंकि वह अपनी तलवार को सटीकता और शक्ति के साथ घुमाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। इस लड़ाई ने पूरे देश में भूकंप की लहरें फैला दी, जिससे वह बर्बाद हो गया। किसी को भी लग सकता था कि मानो भूकंप आ गया हो। पहाड़ की ढलानें फटने लगीं, जिससे कई जीव जंतु और आत्माएं नीचे गिरकर विनाश की ओर बढ़ गईं। गिरते हुए पत्थरों ने कई अन्य को कुचल दिया।